सबसे घनिष्ठ दोस्त अरुण कृष्ण नाम है, उसका देहांत हुआ और हम सबको मरना है कभी ना कभी, लेकिन किसी के जाल में फंस के नहीं मरना, कम से कम हॉस्पिटल के जाल में फंस के नहीं मरना है। तो आज से करीब एक हफ्ते पहले मैं वियतनाम में था, मेरे फ्रेंड के वाइफ का फोन आया कि डॉक्टर बोल रहे वेंटिलेटर लगा दो। याद रखिए, जब डॉक्टर बोल रहे वेंटिलेटर लगा दो तो मतलब डॉक्टर बोल रहे कि ये मरने वाला है। वेंटिलेटर कभी किसी को जान बचाते नहीं है, उसके डिटेल में हम जाएंगे आगे। और जब तक मैं आया और जब मैं आके देखा वेंटिलेटर लग चुका था, डायलिसिस चल रहा था, मैं समझ गया एक आदमी जो चल के हॉस्पिटल पहुंचा था जस्ट 5 दिन पहले, अब उसकी लाश के रूप में नहीं थी। जब लाश वापस आई तो चेहरा लगभग इतना बड़ा हो गया था, नाक से आंख से खून निकल रहा था। सीधा 7:30 बजे रात को शमशान घाट खुलवा के दोबारा से वहीं से अंतिम संस्कार करना पड़ा, क्योंकि वो लाश इस लायक नहीं थी कि कोई देख भी सके। तो भयानक किस तरह की डेथ ना हो, इस तरह के जाल में हम ना फंसे, कोई भी ना फंसे, इसलिए आज 30 हॉस्पिटल में उल्लू बनाने के 30 पैंतरे, ये आप एज ए नॉट ओनली ए रिपोर्टर, आप एक इंडिविजुअल भी हैं, आप माता पिता भी हैं, बेटे भी हैं, बेटी भी हैं और आपके दोस्त भी हैं। जो मैं आपको बताऊंगा ये अपने लाइफ से कनेक्ट करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम उस 30 पैंतरे में आप फंसेंगे नहीं। और अगर बीमारी आ ही जाए या इमरजेंसी आ जाए तो क्या करना है, उसके भी पांच तरीके हैं। वो 5 प्लेइंग कार्ड्स और भी हैं जो मैं हर प्लेइंग कार्ड पे लगभग 1-2 मिनट लगाऊंगा और उसके एविडेंस को मैं आपको बताऊंगा। तो आप रिपोर्टर बाद में हैं, एक इंसान पहले हैं, तो इस नजरिए से इसको देखिए। इस वक्त पूरे देश भर से लाइव फेसबुक यूट्यूब में लोग जुड़ चुके हैं, आप सबका स्वागत है। तो बिना समय देरी किए सीधे पहुंचते हैं वो 30 पैंतरे कौन से। उस 30 पैंतरों को अगर समझ लिया तो आप हॉस्पिटल के जाल से बच सकते हैं या हॉस्पिटल जाने से बच सकते हैं द वेरी फर्स्ट प्लेस। तो उसको समझने के लिए आपको ये आपका जो भी मैं आपको बताऊंगा वो समझ जाए, आप याद रखिए। उसके लिए ये ध्यान रखिए, ये है गोल पोस्ट। मैं तो बोलता हूँ गोल पोस्ट सिंड्रोम। मान लीजिए आप दुनिया के सबसे अच्छे खिलाड़ी हैं, सबसे बड़े खिलाड़ी हैं और फुटबॉल खिलाड़ी हैं, और आपको बोला जाता है ये लो फुटबॉल और आपको गोल करना है, तो आप अच्छे खिलाड़ी गोल कर ही देंगे। लेकिन मैं एक फार्मा कंपनी हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं चाहता नहीं कि आप गोल करें। तो मैं क्या करता हूँ, चालाकी करता हूँ कि जितनी बार आप गोल करने के लिए आएंगे उससे पहले जब आपकी नजर इधर उधर है तो मैं क्या करूंगा, इस गोल पोस्ट को चुपके से छोटा कर दूंगा, स्क्वीज कर दूंगा। अब आपको बोलूंगा आप गोल करिए, लेकिन आप तो अच्छे खिलाड़ी, दुनिया के नंबर 1, आप गोल कर दिए। फिर जब नजर इधर उधर हुई तो मैंने चुपके से इसको और अंदर कर दिया और छोटा कर दिया, और एक टाइम आएगा कि इस गोल पोस्ट को मैं इतना छोटा कर दूंगा कि हॉस्पिटल ये फुटबॉल के साइज से भी छोटा। यानी कि आप कितने भी बड़े खिलाड़ी क्यों ना हो, आप गोल नहीं कर पाएंगे। यानी कि आप गोल नहीं कर पाना ही मेरी जीत है। मैं डॉक्टर हूं, मैं फार्मा कंपनी हूं। तो ये खेल है, ये खेल अगर हम डायबिटीज के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो कैसे होता है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। स्क्वीजिंग गोल पोस्ट, छोटी सी बात याद रखिए, डायबिटीज का मतलब कोई बीमारी नहीं, डायबिटीज का मतलब सिर्फ है हाई ब्लड शुगर। कितना ब्लड शुगर हाई होने से हमें दिक्कत आ सकती है, ये सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की आज से करीब 40 साल पहले, और तब निकल के आया करीब 250 mg पर डेसीलीटर से नीचे ब्लड शुगर है किसी का तो कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी जो पब्लिक को बताया गया 200 mg पर डेसीलीटर से नीचे होना चाहिए। और उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया 1997 ये 200 का 126 हो गया। तो आप गौर करिए, जैसे जैसे गोल पोस्ट को छोटा करते जा रहे हैं क्या होने वाला है, अधिक लोग होंगे जो दवाई पे आ जाएंगे। और उसके बाद 2003 में 100 कर दिया गया। आपके सामने आंकड़े हैं, चुपके से गोल पोस्ट और छोटा हो गया, यानी कि और बहुत सारे लोग डायबिटीज की दवाई के घेरे में आ गए। और ऐसा करते करते एक टाइम आया HbA1c 2010 में, और फास्टिंग, PP, कई सारे कंडीशन लगा दिए। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं कि आप गोल करें तो मैं कंडीशन लगाता हूं गोल यहां से नहीं करना, गोल वहां से करना है। इतने कंडीशन लगा दो कि आप गोल ही ना कर पाए। ये जो मैं आपको बता रहा हूं इसका इतिहास अगर आपको जानना है तो ये किताब है लास्ट डेज ऑफ डायबिटीज, ये किताब आप पढ़ सकते हैं, फ्री में पढ़ सकते हैं। मेरी जो वेबसाइट है wishbook.com/ebook, इसमें जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं या अमेज़न वगैरह से खरीद सकते हैं। जो खेल मैंने आपको डायबिटीज का बताया, यही इतिहास अधिकतर दवाइयों का, अधिकतर डायग्नोस्टिक का। एक करके करते हैं। ये है पहला पत्ता, पहला काश का पत्ता। दूसरे पत्ते पे आते हैं
थायराइड। थायराइड, अरे मेरा तो थायराइड बढ़ गया, कितने बढ़ने को बढ़ना बोलेंगे। ये 2003 तक था कि 6 तक थायराइड को नॉर्मल मानेंगे, लेकिन 2003 के बाद चालाकी से अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल एंडोक्राइनोलॉजिस्ट ने इसको 0.323 कर दिया। जैसे ये गोल पोस्ट छोटा हो गया, 50% अधिक लोग थायराइड की गोली खाने लगे। तो ये गोल पोस्ट का खेल का जो एविडेंस है, सबूत, वो सबूत ये है जो रेफरेंस मैंने लिया है। और इसके बाद अगर हम बोले अगला, ये तीसरा पत्ता आपको फंसाने का, वो है ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों की बीमारी। आपका हड्डी के अंदर सूख गया है, या हड्डी कमजोर हो गई है, या खोखली हो गई है, उसका टेस्ट है टी स्कोर टेस्ट। इस टेस्ट के माइनस में चलता है, -2.5 तक होगा तो ठीक माना जाएगा। लेकिन उसके बाद 2003 आते आते नेशनल ऑस्टियोपोरोसिस फाउंडेशन ने उसको -2.5 से -2 कर दिया, यानी कि 0.5 और कम स्क्वीज कर दिया, जिससे 85% और लोग जो दायरे में नहीं थे बीमारी के, वो भी दवाई खाने लगे। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ, ये स्क्वीजिंग गोल पोस्ट सिंड्रोम, या इसके जो मैं बोलता जा रहा हूँ उसके एविडेंस भी साथ में देता जा रहा हूँ, ताकि किसको ये न लगे कि मेरी मनगढ़ंत बातें हैं। और अगर हम बात करें चौथे नंबर ताश के पत्ते की, ये जो प्लेइंग कार्ड्स है, इसका 4th प्लेइंग कार्ड की बात करें, ये है सबसे बड़ा झांसा, कोलेस्ट्रॉल का झांसा। कितना कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल माना जाए, इसका जो आंकड़ा है, अगर आप देखें 1977 का हैरिसन प्रिंसिपल ऑफ इंटरनल मेडिसिन, जो कि बाइबल माना जाता है एलोपैथी की किताबों का, एलोपैथी के डॉक्टरों के लिए, उसमें लिखा है 300 तक कोलेस्ट्रॉल इज ओके, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। लेकिन वही वाली बात, आपका ध्यान इधर उधर भटका और इन्होंने अपने गोल पोस्ट को स्क्वीज करना शुरू कर दिया, छोटा करना शुरू कर दिया। 1988 आते आते उसको 250 कर दिया, फिर 240 कर दिया, फिर 200, अभी तो 200 है और 200 कर दिया, और अभी एक और किया कि 40 साल के ऊपर कोई भी हो उसको दवाई लेनी चाहिए। मान लिया गया कि उसकी कोलेस्ट्रॉल हाई है। और जो मैंने अभी बताया, इस पूरे इतिहास को अगर आपको जानना है तो ये किताब है हाई कोलेस्ट्रॉल अ मेडिकल फ्रॉड। ये किताब आप पढ़ सकते हैं, दोबारा उसी वेबसाइट में जाके फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कि एक जाल और जाल के पीछे का खेल, उसके सबूत साथ साथ में देते जा रहा हूँ। चौथे नंबर ताश के पत्ते पे पहुंच गए हैं। अब चलते हैं 5वें नंबर पे, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर। कितने ब्लड प्रेशर को हाई ब्लड प्रेशर बोलेंगे? ये कोई भगवान का दिया हुआ कोई रूल नहीं है। इसमें अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ने अपने अपने पैमाने निकाल दिए। WHO बोलता है 120/80 होगा तो नॉर्मल है, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट भी यही बोलता है। यूरोपियन गाइडलाइन बोलती है 140/90, कॉकरेज बोलता है 160/100 से ऊपर है तो ही दवाई लेना। इस तरह से अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ने अपने अपने आंकड़े दे दिए, जो आपकी आंखों के सामने कब दिए वो भी आपकी आंखों के सामने है। आप अगर फार्मास्यूटिकल कंपनी है, आप अगर दवाई बेचते हैं, तो इनमें से कौन सा आंकड़ा आपको ज्यादा पसंद आएगा? जाहिर सी बात है आपको वो आंकड़ा पसंद आएगा जो सबसे कम होगा, क्योंकि उसमें आप ज्यादा लोगों को साबित कर देंगे कि वो बीमार है, राइट। जबकि इंपॉर्टेंट ये है, याद रखिए, जिस तरह से हम सबके जूतों के साइज अलग अलग हो सकते हैं या होते हैं, ठीक उसी तरह से हर इंसान का ब्लड प्रेशर कितना रहेगा उसके बॉडी के अनुसार होता है। गांधी जी का ब्लड प्रेशर 200/100 रहता था, तो क्या वो हाई ब्लड प्रेशर के शिकार थे? क्या वो हेल्दी नहीं थे? तो इसके पीछे का सारा खेल अगर आपको समझना है तो मेरी किताब है डायबिटीज गाइडलाइन पे, इसमें बीपी के बारे में भी है, ये आप पढ़ सकते हैं। और ये सारी जो किताबें मैं दिखाता जा रहा हूँ, ये फ्री डाउनलोड है, दुकान से खरीदने की जरूरत नहीं, हालांकि दुकानों में मिलती है ये। तो हर आपका ब्लड प्रेशर कितना नॉर्मल होगा, कितने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल माने, उसका एक ही पैमाना रखिए हमेशा कि नॉर्मली आपका कितना ब्लड प्रेशर रहता है। उससे ऊपर चला गया अचानक तो वो आपका हाई ब्लड प्रेशर है। मेरी वाइफ का ब्लड प्रेशर मैं देख रहा हूँ पिछले 20 साल से 100/60 रहता है, तो वो उसका नॉर्मल है। उसका किसी दिन 120/80 होगा तो उसका हाई है। तो ये हमें पैमाना समझना पड़ेगा। याद रखिए, एक देश है नॉर्वे, वहां लोग सबसे ज्यादा आयु वाले होते हैं, 80 साल तो आम लोग जिंदा रहते हैं। उनका अधिकतर लोगों का ब्लड प्रेशर 150/90 से ऊपर होता है। यहाँ से एक डॉक्टर अगर वहां पहुंच गया तो क्या बोलेगा? अरे बाप रे, सबका हाई ब्लड प्रेशर हो गया, सब हार्ट अटैक से मर जाएंगे, सभी को दवाई दे दो।
तो समझना होगा जिस तरह से सबका जूते का साइज एक नहीं हो सकता, सबका ब्लड प्रेशर भी एक नहीं हो सकता। इसका पूरा खेल तो खैर आप किताब पढ़ के डिटेल में जानेंगे। हम 5वें ताश के पत्ते तक पहुंच गए हैं, आगे आने वाले थोड़े खतरनाक ताश के पत्ते हैं। तो ये जो आपको बता रहा हूं, ये स्क्वीजिंग गोल पोस्ट, गोल पोस्ट को ये नहीं आ रही, तो ये गोल पोस्ट तो ये है गोल पोस्ट, स्क्वीजिंग गोल पोस्ट, कि आंकड़ों को धीरे धीरे छोटा करते जाओ और 4 लोगों को ये बताते जाओ कि वो बीमार है। तो अब दूसरे तरह का गोल पोस्ट है इनविजिबल गोल पोस्ट। इमेजिन कीजिए कि आप फुटबॉल के खिलाड़ी हैं और सबसे अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन आपको रात में बोलते हैं गोल करो, जब गोल पोस्ट है लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा, इनविजिबल है, तो क्या आप गोल कर पाएंगे? तो ये वाला खेल है दूसरे तरह का खेल। इस खेल में आप कैसे फंस सकते हैं? इनविजिबल कुछ ऐसी बीमारियां बता देते हैं जिनमें इनविजिबल लोगों को, जैसे कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया जो हमें दिखाई नहीं देता, उनके ऊपर इल्जाम लगाए जाते हैं। जैसे कोविड-19 का खेल था, हमने इसका खुलासा किया, हमने ये देखा, हमने एक्सपेरिमेंट किया कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये 2021 की बात है, अलग अलग जानवरों के नाक के मुंह के सैंपल लिए और हम दिल्ली के कोविड टेस्ट लैब पहुंच गए। वहां बोला कि इन सबका सैंपल है, इंसान का सैंपल ऐसा बोल के चेक करो इनमें से कौन से कोविड पॉजिटिव है। और जब उनमें खरबूजे, टमाटर, मक्खी, मच्छर वो सब शामिल थे और नतीजा निकला खरबूजा कोविड पॉजिटिव, कुत्ता कोविड पॉजिटिव, मच्छर कोविड पॉजिटिव, मक्खी कोविड पॉजिटिव। तो जब हमने कई सारे टेस्ट किए तो हमने एक बात जाना कि हर 10 में से एक टेस्ट पॉजिटिव आता है। यहाँ 100 लोग हैं, 100 का कोविड टेस्ट करेंगे तो 10% पॉजिटिव आ जाएंगे, दोबारा से टेस्ट करेंगे तो 10% फिर आएंगे, लेकिन इस बार वो 10% दूसरे वाले 10% होंगे। इनविजिबल गोल पोस्ट, एक ऐसा गोल पोस्ट जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, उसको बता के जो दिख ही नहीं रहा आपको बीमार घोषित कर देना। जो मैंने अभी बताया है इसके सबूत अगर आपको चाहिए तो नेकेड ट्रूथ ऑफ कोविड टेस्ट में सारे सबूत, एविडेंस मैंने डाले हैं, आप देख सकते हैं। इसी तरह से जो अगला गोल पोस्ट है HIV एड्स, ये है 7वां नंबर का ताश का पत्ता, किस तरह से HIV के झांसे में डाला जाता है। एक बात याद रखिए, आज तक दुनिया में ऐसा एक भी रिसर्च पेपर नहीं जिसमें ये साबित हुआ हो किसी ने HIV का वायरस को अलग आइसोलेट किया हो, एक भी पेपर नहीं है। किसी ने आज तक HIV के वायरस को आइसोलेट नहीं किया है। दैट मींस HIV का वायरस होता ही नहीं है, HIV नाम की कोई बीमारी होती नहीं है। तो जो लोग बीमार है वो कैसे बीमार है, HIV पॉजिटिव कैसे आते हैं, एक से दूसरे को कैसे हो जाता है, इस तरह के सवाल आपके दिमाग में होंगे। तो जवाब है 7वें नंबर का मेरा ताश का पत्ता। आप इसको देखिए, थोड़ा मुश्किल है समझना। आप देखिए अलग अलग देशों के नाम लिखे, ऑस्ट्रेलिया, UK और यहाँ पे इंडिया भी लिखा हुआ है, ठीक है, UK रेड क्रॉस लिखा है। हर देश में HIV के टेस्ट डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, लेकिन वो जो टेस्ट का जो स्ट्रिप होता है, जो वेस्टर्न ब्लॉट स्ट्रिप बोलते हैं, उस स्ट्रिप में जो प्रोटीन डाला जाता है, जो प्राइमर, वो हर देश में अलग अलग डाला जाता है। फॉर एग्जांपल इंडिया में जो टेस्ट स्ट्रिप है उसमें P36 नाम का प्रोटीन डाला जाता है, और UK में जो टेस्ट होता है उसमें जो स्ट्रिप में जो प्रोटीन डाला जाता है वो P31 डाला जाता है। बोलने का मतलब यह है, इंडिया में जिसको HIV पॉजिटिव घोषित कर दिया, वो अगर यहाँ से उड़ के लंदन चला जाए और वहां पे टेस्ट करे तो उसी वक्त HIV नेगेटिव आ जाएगा। और सिमिलरली HIV पॉजिटिव लंदन वाला आदमी अगर इंडिया में चेक करेगा तो HIV नेगेटिव चला जाएगा। तो मैं आपको सिर्फ एक हिंट दे रहा हूं किस तरह से टेस्ट के जाल में फंसा के एक इंसान को HIV घोषित कर दिया जाता है, और जिंदगी भर जब भी वो टेस्ट करेगा वो इसी वाले प्रोटीन के चक्कर में टेस्ट करेगा और बार बार वो पॉजिटिव आता रहेगा। ऐसा रेयरली कभी होगा कि जब वो UK जाके टेस्ट करेगा, राइट। तो ये खेल है, इसका खेल का पूरा अगर आपको समझना है तो मेरी किताब है, आज 2018 में रिलीज की थी, HIV एड्स द ग्रेटेस्ट लाई ऑफ 21st सेंचुरी। ये किताब पढ़ेंगे तो एक एक सबूत उसने दिया है। 2018 में 18 अप्रैल को मैंने बोला था, किसी को लगता है आप भी कि HIV किसी के खून के से ट्रांसफर हो सकता है, तो मैं बोलता हूँ कि HIV का कोई पेशेंट लाओ जिन्हें आप समझते हैं HIV पेशेंट है, उनका खून आप मेरे बॉडी में डाल दो और फिर मुझे भी HIV पॉजिटिव हो जाना चाहिए।
ये चैलेंज मैंने 2018 में दिया था, आपके माध्यम से फिर मैं दे रहा हूँ कि अगर कोई सोचता है कि HIV ऐसे ही ट्रांसफर होता है तो मैं उसका सैंपल टेस्टिमोनियल बनने को तैयार हूँ। अभी तक तो कोई आया नहीं, आप भी मैसेज पहुंचाइएगा, क्या पता कोई आ जाए। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि HIV भी एक जाल का पार्ट है, जिंदगी भर चुपके चुपके दवाई खाता रहता है। वो दवाई के लिए पैसे तो नहीं देता, लेकिन वो जो दवाई आती है फॉरेन से आती है, वो आपके टैक्स के पैसे से ही वो दवाई आती है जो इंसान को बीमार करता है। तो ये 7वें नंबर का है। 8वें नंबर का जो पत्ता है वो जिससे आज अबाउट 40 लाख भारतीय पीड़ित हैं, वो है ट्यूबरकुलोसिस का जाल। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। भारत में 40% लोग, हर 100 में से 40 लोगों को ट्यूबरकुलोसिस है। यानी कि इस वक्त आप में से इंक्लूडिंग मी 40% लोगों के बॉडी में ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया है। ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया होने का मतलब ये नहीं कि हम ट्यूबरकुलोसिस से बीमार पड़ेंगे ही पड़ेंगे, कोई जरूरी नहीं है। हमारे बॉडी में हजारों तरह के बैक्टीरिया वायरस रहते ही हैं, जैसे कि हम पृथ्वी में रहते हैं, लेकिन वो हमें हार्म नहीं करते हैं। जितने सारे ट्यूबरकुलोसिस के टेस्ट हैं, ये आपके पास लिस्ट है। ये टेस्ट सिर्फ इतना बताते हैं कि आपके बॉडी में ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया है या नहीं है। ये टेस्ट ये नहीं बता सकते कि ये बैक्टीरिया जो है उसी की वजह से आप बीमार हैं या नहीं है। मान लो किसी को काफी लंबे समय तक खांसी आती है, फीवर आता रहता है, वीकनेस हो जाती है, बॉडी का वेट लॉस होने लगता है, तो ये सिम्टम के आधार पर डॉक्टर बोलेगा ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट करा लो। और ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया तो 40% लोगों में होता ही है और वो पॉजिटिव आ भी सकता है, तो बोल देंगे आप तो ट्यूबरकुलोसिस के ही पेशेंट हैं। इसको समझाने के लिए मैं अपनी वाइफ का उदाहरण देता हूँ। मैं कभी भी उसके साथ रेलवे स्टेशन नहीं जाता, कभी भी मैं उसका ट्रेन का सफर नहीं करता। कारण ये, शादी के नए समय जब मैं ट्रेन का सफर कर रहा था अपनी वाइफ के साथ, तो रेलवे स्टेशन गया तो उसकी आदत थी, जैसे ही किसी को रेड शर्ट में देखा, ओ भाई साहब कुली जरा सामान उठा लेना। तो मैंने बोला कि भाई हर रेड शर्ट वाला इंसान कुली होगा, कोई जरूरी नहीं है। तो उसने बोला कंफ्यूजन तो हो सकते हैं ना। तो तब मैंने ठाना कि उसके साथ में कभी रेलवे स्टेशन नहीं जाऊंगा, वो किसी को भी कुली बना देगी और मैं पिट जाऊंगा। तो ठीक उसी प्रकार, यार पीछे से आवाज तो मत करो यार, आवाज तो मत करो, लाइट तो ऑन कर नहीं सकते। तो ठीक उसी प्रकार अगर ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया जिस प्रकार हर लाल शर्ट वाला कुली नहीं होता, ठीक उसी प्रकार रेड शर्ट अगर ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया अगर बॉडी में है, तो जरूरी नहीं है कि उसी की वजह से आपको खांसी जुकाम है, उसी की वजह से आपको फीवर है, उसी की वजह से आपको वेट लॉस है, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन इलाज तो ट्यूबरकुलोसिस का चल रहा है ना। इलाज जब ट्यूबरकुलोसिस चल रहा है, जो कि उसका इलाज नहीं भी हो सकता है, तो वो इंसान फिर 2 साल 3 साल तक तो इलाज लेता है। एक बार इतना परेशान हो जाता है कि उसकी फिर वो सुसाइड कर लेता है। भारत में ट्यूबरकुलोसिस के मामले में जो डेथ है, 10% ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट सुसाइड से मरते हैं, ना कि ट्यूबरकुलोसिस से मरते हैं। ये भारत का एवरेज है, राइट। ये एवरेज भी आप देख सकते हैं हमारे एविडेंस में। अभी तो उसका स्क्रीन ऑफ है, लेकिन हम आगे बढ़ते रहते हैं बिकॉज लाइव लोग जुड़े हैं। तो हम पहुंच गए हैं यहाँ पे स्लाइड नंबर 8 पे। स्लाइड नंबर 9 है ये हैप्पी हाइपोक्सिया ऑक्सीमीटर। ऑक्सीमीटर का नाम आपने सुना है? पहली बार कब सुना ऑक्सीमीटर का नाम? कोरोना टाइम में। ऑक्सीमीटर पहली बार कोरोना टाइम में घर घर में पहुंच गया। हर आदमी टीवी देख रहा है और हाथ में ऑक्सीमीटर लगा रहा है। ये कब हुआ? कोरोना टाइम में हुआ। और ऑक्सीमीटर में जब दिखा रहा है कि आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन 60% आ गया, वो घबरा गया, हॉस्पिटल चला गया और फिर वो आया ही नहीं कभी। ये खेल ऑक्सीमीटर का मैं आपको बताना चाहूंगा, बड़ा सिंपल है। ये हमारा ताश का पत्ता नंबर 9 है। और इस खेल के अनुसार बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आपको फीवर होगा, जब भी आपको वायरल इन्फेक्शन होगा, जब भी आपको इन्फ्लुएंजा होगा, जब भी आपकी खांसी जुकाम होगी, तब आपको सांसों की दिक्कत हमें हो ऐसा जरूरी नहीं है। हजारों बार हम सबको खांसी जुकाम बुखार हुआ है ना। जितनी बार बुखार हुआ है उतनी बार आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन 20-25% गिरता ही है। लेकिन तब आपको ऑक्सीमीटर नहीं था देखने के लिए, आपको पता नहीं था। और इसे कहते हैं हैप्पी हाइपोक्सिया। आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन तो गिर गया, लेकिन आपकी सांसों में कोई दिक्कत नहीं आई। इसे कहते हैं हैप्पी हाइपोक्सिया। लेकिन कोरोना के टाइम में ऑक्सीमीटर को पकड़ा दिया तो आपको पता चल गया कि इन्फ्लुएंजा होने से
वायरल होने से हमारा ऑक्सीजन सैचुरेशन नीचे गिरता है और उससे घबरा के आप ऑक्सीजन सिलेंडर लेंगे। याद रखिए ये बॉडी का एक मैकेनिज्म है कि जब भी कभी फीवर होगा तो वायरस के स्प्रेड को रोकने के लिए बॉडी का जो ब्लड का ऑक्सीजन परसेंटेज है वो बॉडी खुद ब खुद उसी तरह गिराती है जिस तरह से बॉडी अपना टेम्परेचर बढ़ाती है वायरस को रोकने के लिए। तो बॉडी का जो प्रक्रिया है आपको बचाने का, उसी को बीमारी का नाम दे दिया। ये है जाल नंबर 9। SpO2 का गिरना कोई बीमारी नहीं है वायरल इन्फेक्शन में, वो बॉडी का एक सेफ गार्ड मैकेनिज्म है। तो ऑक्सीमीटर जो है वो घर में रख के लोग यूं ही डरते रहते हैं। याद रखिए एक एक्सपेरिमेंट कीजिए, डरने से पहले आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन ज़्यादा होगा, जैसे ही आप डर जाते हैं एंजाइटी में आ जाते हैं आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो जाता है। ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो जाएगा, ऑक्सीमीटर में कम दिखाएगा तो आप और डर जाएंगे तो और वो गिरता चला जाएगा। तो आपको लगेगा कि एक टाइम आएगा जब मेरा ऑक्सीजन सैचुरेशन शून्य हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा। वो टाइम आ भी सकता है अगर आप डरते चले गए, वो डर का खेल है। तो ये है हमारा स्लाइड नंबर 9। और अब आते हैं ताश के पत्ते का एक इम्पॉर्टेंट पहलू पे। यहाँ पे हम बात करेंगे, अभी हम बात कर रहे थे कौन सा गोल पोस्ट की, दैट वाज इनविजिबल गोल पोस्ट। ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस जो इनविजिबल होते हैं, उनके नाम पे, उनके भय से आपको बीमार घोषित कर देना। अब अगला जो गोल पोस्ट है जिसके बारे में बताना चाह रहा हूं, दैट इज ओवर विजिबल, ज्यादा विजिबल, एक्स्ट्रा विजिबल गोल पोस्ट। एक्स्ट्रा विजिबल गोल पोस्ट क्या है ये समझाने के लिए अगला कार्ड जो है 10वां नंबर, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग क्या है ये आप समझ लीजिए, बड़ा ही आसान, बड़ा इंटरेस्टिंग है। बाद में डॉक्टर बोलते हैं MRI करा लो, MRI करा लो, राइट। जो चीज बॉडी में नहीं है वो भी हम देखना चाहते हैं, MRI करा लो। तो इसका एक रिसर्च ये निकला कि 100 हेल्दी लोगों को जिनको बैक पेन नहीं है उनको जब MRI कराया, MRI ने बताया कि 50 लोगों में बल्जिंग डिस्क है, बल्जिंग डिस्क, यानी कि 50 लोग MRI के हिसाब से बीमार हैं, 50 लोगों को पेन होना चाहिए था, लेकिन MRI का ये खेल है कि अधिक दिखता है उसको, एक्स्ट्रा विजिबल, एक्स्ट्रा विजिबल। इस बात को समझाने के लिए मैं पत्ता नंबर 11 उसको निकालता हूँ, गॉलस्टोन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है, गॉलस्टोन का पेन। याद रखिए हमारे पेट में इधर पेट दर्द हो ही सकता है, दर्द होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन अक्सर दर्द होता है तो आजकल के बड़े बड़े डॉक्टर्स वो बोलते हैं कि आप ऐसा करो। यार आवाज़ क्यों कर रहे हो यार, बहुत ज़रूरी है क्या? क्या हासिल करना चाहते हो आवाज़ करके? कुछ हासिल करना चाहते हो अभी? तो गॉलस्टोन के केस में अगर कहीं भी आपका पेट में दर्द हो गया तो डॉक्टर बोलेगा ऐसा करो कि आप अल्ट्रासाउंड करा लो। अल्ट्रासाउंड में बोलेगा अरे आपकी गॉल ब्लैडर में तो स्टोन है, तो स्टोन की वजह से आपको पेन है। ये कुछ ऐसी बात हो गई कि एक आर्बिट्रेरी मनमाना, मान लो हमारे यहाँ की पुलिस ने एक नियम लागू कर दिया कि जब भी कहीं पे किसी पार्टी में किसी जगह पे किसी की हत्या हो जाए, मर्डर हो जाए, तो एक ये देखो कि उनमें से रेड शर्ट किसने पहना, जितने लोग थे रेड शर्ट वाले ने ही हत्या की होगी, ऐसा मान लेंगे। तो जब भी कभी क्राइम स्पॉट होगा, क्राइम सीन होगा, तो पुलिस आएगी, देखेगी इनमें से रेड शर्ट किसने पहना है, जैसे मैंने पहना है, अरे ये रहा हत्यारा मिल गया हमें। तो जिस तरह से हर रेड शर्ट पहना वाला इंसान हत्यारा नहीं भी हो सकता है, ठीक उसी तरह से गॉल ब्लैडर में स्टोन है, इसका मतलब ये नहीं कि गॉल ब्लैडर स्टोन की वजह से पेन है। ये देखा गया है कि किसी भी समय, अभी भी हम लोग 100 लोग हैं, 100 लोगों का अल्ट्रासाउंड करेंगे इंक्लूडिंग मी, 10% के बॉडी में एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम गॉल ब्लैडर का स्टोन होता ही है। लेकिन गॉल ब्लैडर का स्टोन होने का मतलब ये नहीं कि वो आपको तंग कर रहा है, उसी की वजह से सारा पेन है, और डॉक्टर बोलेगा गॉल ब्लैडर को निकाल दो। लेकिन अक्सर देखा गया है गॉल ब्लैडर को निकालने के बाद भी वो जो स्टोन है वो अपनी जगह पे, गॉल ब्लैडर का स्टोन निकाल दिया और निकालने के गॉल ब्लैडर को निकाल दिया, लेकिन वो दर्द अपनी जगह पे है। तो मैं यहाँ पे ये बोलना चाहता हूँ कि गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन आते हैं फिर स्टोन जाते हैं, ठीक उसी तरह से जिस तरह से अभी देखिए यहाँ पिंपल आया है, अभी जा रहा है मेरे, बचपन में आप सबको पिंपल हुए होंगे, फिर अपने आप ही चले जाते हैं, लेकिन जब हम उसको खरोंचते हैं तो वो बढ़ जाता है, फिर बढ़ता रहता है। ठीक उसी तरह से कई बार
ऐसा, यार आवाज़ को तो ठीक करो यार, कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके बॉडी में स्टोन निकले, ट्यूमर निकले, लेकिन वही कल्प्रिट है क्या, हत्यारा वही है क्या, वो जरूरी नहीं है। वही कारण है क्या, वो जरूरी नहीं है। तो इसके सारे एविडेंस आपको जानने के लिए हम पहुंचे थे एक्स्ट्रा विजिबल में ये हम बात कर रहे थे गॉल ब्लैडर स्टोन की, कि हर गॉल ब्लैडर का स्टोन ही पेन का कारण है, कोई जरूरी नहीं है, राइट। और क्योंकि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 10% हेल्दी लोगों के बॉडी में गॉल ब्लैडर का स्टोन होता ही है, जिस तरह से हर एक के घर में डस्टबिन होता ही है। शाम तक डस्टबिन भर जाता है, अगले दिन डस्टबिन खाली हो जाता है, स्टोन बनते हैं और जाते हैं। इसके सबूत आपको ये यहाँ इस वाले रिसर्च पेपर मिल जाएगा। अब हम चलते हैं अगले ताश के पत्ते पे, पत्ता नंबर 12। ये सीटी स्कैन है या सीटी स्कैन है। अगर सभी को सीटी स्कैन कर दें, फुल बॉडी, सब हेल्दी लोगों को, 100 हेल्दी लोगों को, जिसमें कोई दिक्कत कहीं से नहीं है, लेकिन सीटी स्कैन या सीटी स्कैन बोलते हैं आप, जिसे 86% लोगों को बोल देंगे कि आप में कोई ना कोई एब्नॉर्मलिटी है। तो इसे मैं बोलता हूँ एक्स्ट्रा विजिबल गोल पोस्ट। डॉक्टरों को वो चीज भी दिखाई देती है जो है ही नहीं, राइट। इसीलिए मैं ये बोलता हूँ कि सीटी स्कैन हो, एमआरआई हो, अल्ट्रासाउंड हो, उस पर विश्वास मत कीजिए। अपना जो सिम्टम है उसको आधार बनाइए, क्योंकि उस पर विश्वास करेंगे तो 86% कि हम में से अधिकतर लोग बीमार है फिर इस सीटी स्कैन के मुताबिक, जबकि हमें से हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये जो मैं आंकड़े देता जा रहा हूँ ना, इसके मैं एविडेंस भी साथ में देता जा रहा हूँ। ये आंकड़े मुझे मिले कहाँ से, ये आपके कैमरे में कैप्चर हो रहा है, कोई इसको रिसर्च करके देख सकता है ये कितना सच है, कितना यहाँ पे वैलिड है। अब जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है और सबसे बड़ा जो जाल है आज के टाइम में बड़े बड़े हॉस्पिटल में एक हेल्दी इंसान को बीमार करने के लिए, वो है फाइब्रोस्कैन। मैं इसे बोलता हूँ फाइब्रोस्कैन। जिस तरह से एक बाबा, एक साधु बाबा या कोई भी ऐसा, वो किसी का हाथ देखता है, हाथ देखते ही पता चलता है आपका पास्ट प्रेजेंट भविष्य क्या होने वाला है। ठीक उसी तरह से फाइब्रोस्कैन में आपको एक प्रोब यहाँ लगा दिया जाता है और थोड़ी देर के बाद बता देते हैं आपकी लीवर कैसी थी, कैसी है, कैसी रहेगी। और बोलते हैं आपको फैटी लीवर हो गया, ग्रेड 2 हो गया, आपको सिरोसिस हो गया, फाइब्रोसिस हो गया, ये सब बोल देंगे। तो हमारा हिम्स ग्रुप हॉस्पिटल में भी एक बार हमारे कुछ एंथुसियास्टिक डॉक्टर्स ने एक फ्री हेल्थ चेकअप कैंप लगाया और तब लोग लाइन लगाने लगे। मुझे पता चला तो मैंने बोला कि पहले तो आप जो डॉक्टर जो लोगों का कर रहे हो, पहले खुद का तो करके देख लो। जब खुद का किया उन्होंने तो 50% को फैटी लीवर मिला, 50%, जबकि वो सारे यंगस्टर, उनको कोई दिक्कत है ही नहीं। तो मैंने उनको तब समझाया कि भाई ये उतना ही एक्यूरेट है जितना किसी का हाथ देखना एक्यूरेट हो सकता है। तो ये क्यों एक्यूरेट नहीं हो सकता, वो अगर आपको समझना है तो बड़ा सिंपल बात है कि जब वो लगाते हैं वो प्रोब, उससे एक लो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन भेजते हैं अंदर, लो फ्रीक्वेंसी वेव भेजते हैं और उससे आपका लीवर कितना स्टिफ है वो पता चलता है। लीवर की स्टिफनेस के आधार पे ये मान लिया जाता है कि उसको फैटी लीवर है या लीवर सिरोसिस है, फाइब्रोसिस है। लेकिन लीवर का स्टिफनेस कई बातों में निर्भर करता है, वो सारी बातें यहाँ लिखी हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसमें से 8 पे बात करते हैं एथनिसिटी, मान लो एक चाइनीज का बंदा है और एक अफ्रीकन है। अफ्रीकन का बॉडी ज्यादा स्टिफ होता है, ज्यादा तगड़ा होता है, तो अफ्रीकन का लीवर फैटी लीवर फाइब्रोस्कैन से उसको ज्यादा फैटी लीवर दिखेगा मशीन को, लेकिन वो ज्यादा मस्कुलर है। लेकिन चाइनीज वाला बाहर से भी कोमल होता है, उसका लीवर भी थोड़ा सॉफ्ट होता है, तो उसको फैटी लीवर के चांसेस स्कैन के अनुसार कम दिखेगा। तो ठीक उसी तरह से कोई अगर बॉडी बिल्डर आप लेके जाएंगे तो जाहिर सी बात है उसका जो मांसपेशियां ज्यादा सख्त होंगी, तो लेके फाइब्रोस्कैन क्या बताएगा, अरे इसे तो फैटी लीवर है, राइट। तो मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो फाइब्रोस्कैन है, मैं इसे फाइब्रोस्कैन बोलता हूँ, वो सिर्फ आपके लीवर की स्टिफनेस के आधार पर ये तय करता है कि आपको लीवर की बीमारी है कि नहीं। जबकि लीवर तक पहुंचने से पहले वो लो वाइब्रेशन वेव आपके पसलियों तक पहुंचना पड़ता है, आपके ऊपर जो स्किन है उससे गुजरना पड़ता है। जो मोटे लोग होते हैं उनका स्किन भी मोटी होती है, तो उनमें भी वो फैटी लीवर आ जाएगा, जबकि वो फैटी लीवर का पेशेंट है नहीं। लेकिन एक बार जब उसको बोल दिया फैटी लीवर, उसके दिमाग में बैठ गया, अब वो क्या बोलेगा, डॉक्टर साहब मैं क्या करूं बताइए, यानी कि अब वो जाल में फंस गया। अब डॉक्टर जो भी बोलेगा करता रहेगा। ऐसा करो, आप एक अल्ट्रासाउंड करा लो, एक बायोप्सी करा लो, कुछ ना कुछ खेल शुरू हो जाएगा। तो ये है, ये जो मैंने आपको बताया अभी, इसके डिटेल में अगर आपको जाना है तो ये सारे रिसर्च पेपर है, या अगर रिसर्च पेपर नहीं पढ़ना चाहते तो आखिर में विश्वरूप.com/फाइब्रोस्कैन मेरे आधे घंटे की वीडियो, उसमें सारा कुछ मैंने एक्सप्लेन किया है।
तो खैर हम बढ़ते हैं अगले पत्ते की तरफ। ये है 14 नंबर प्लेइंग कार्ड, पीएसए टेस्ट फॉर कैंसर, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। प्रोस्टेट की भाई आपको प्रोस्टेट कैंसर तो नहीं है, चलो ब्लड टेस्ट कराओ, देखते हैं पीएसए कितना है, और पीएसए अगर ज्यादा हुआ तो मान लेंगे कि आप प्रोस्टेट कैंसर के पेशेंट हैं। तो जिस इंसान ने रिचर्ड एपलिन पीएसए का डिस्कवरी किया था, उनका कहना आपके आंखों के सामने है कि ये जो पीएसए टेस्ट है ये उतना ही एक्यूरेट है जितना कॉइन टॉस एक्यूरेट होता है, राइट। यानी कि आपको प्रोस्टेट कैंसर है कि नहीं है, अगर कॉइन टॉस करके मैं बता दूं हाँ है या नहीं है, जितना एक्यूरेट मैं होऊंगा उतना एक्यूरेट है जब पीएसए टेस्ट को आधार बनाएंगे। पीएसए मतलब जितना प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन ब्लड में ज्यादा पाया जाएगा उतना आपको कैंसर बताया जाएगा। कुछ इस प्रकार सोचिए कि एक बड़ी पार्टी हो रही है, ये पार्टी में मर्डर हो सकता है कि नहीं, उसके लिए आपने यूं ही एक नियम बना दिया, जितने ज्यादा रेड शर्ट वाले लोग पाए जाएंगे उतने मर्डर होने के चांस ज्यादा हैं। तो जो बेबुनियाद है उसी तरह से पीएसए टेस्ट भी बेबुनियाद है। इसके डिटेल में अगर आपको जानना है जो मैंने अभी बताया, तो मेरी ये किताब है कैंसर की किताब, पूरी किताब, उस किताब में आपको ये डिटेल मिल जाएगा। ये कैंसर की किताब है, इसके और गहराई में जाना है तो ये डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। यहाँ तो शॉर्ट में हम जा ही रहे हैं। अब अगले पे अगर आ जाते हैं, ये ताश के पत्ते पे आ जाते हैं। अभी तक हमें 14 नंबर पे अब एक और तरह का गोल पोस्ट है, इसे मैं बोलता हूँ किलर गोल पोस्ट। इमेजिन कीजिए आप फुटबॉल के प्लेयर हैं और फुटबॉल का गोल कर सकते हैं, लेकिन चालाकी से मैंने क्या किया, गोल पोस्ट के आगे 2-4 मशीन गन लगा दिए, गोल पोस्ट के आगे 2-4 बॉक्सिंग के हाथ लगा दिए। जैसे गोल पोस्ट के पास आएंगे वो मशीन गन चलने लग जाएगा, वो हाथ बॉक्सिंग मारने लग जाएगा, ताकि आपको रोका जा सके फुटबॉल को किक करने में। तो कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट इसी तरह के होते हैं, किलर गोल पोस्ट। वो डायग्नोसिस के नाम पे इंसान को इमीडिएटली बीमार कर देते हैं। उनमें से मुख्य जो है वो है मेमोग्राम। ये बात जो मैं भी बता रहा हूँ ये आपको बहुत ध्यान से सुनना है, 1 ही मिनट में खत्म करूंगा इस बात को, और इसको आपको आगे तक पहुंचाना है। मेमोग्राम क्या है, इसको अगर आपको समझना हो, मेमोग्राम को समझाने के लिए मैं ये संतरे का एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए 2 संतरे हैं, अभी आप देख ही रहे हैं, इनमें से एक संतरा को मैं यूं मोड़ता हूँ, यूं निचोड़ता हूँ, यूं निचोड़ता हूँ, यूं निचोड़ता, दबा रहा हूँ बस, और कुछ नहीं कर रहा। दबा दिया अच्छी तरह से, दबा दिया अच्छी तरह से। अब दोनों को मैं रख देता हूँ। 1 हफ्ते बाद अब आएंगे, दोनों में से कौन सा आपको सड़ा मिलेगा? जो दबाया है ना। मेमोग्राम क्या है, मेमोग्राम में ब्रेस्ट को 22 kg के प्रेशर से दबाया जाता है, काफी देर तक, आधे घंटे तक। इतना दबाया जाता है कि जो इंसान होता है, जो लेडी होती है, उसको इतना भयंकर पेन हो जाता है। जब दब रहा है तो क्या हो रहा है, अंदर के सेल सारे टूट रहे हैं। जब टूट रहे हैं तो उनमें से पस बनेंगे थोड़ी देरों में, और फिर वो कैंसर पेशेंट रियलिटी में बन जाता है। तो दैट इज कॉल्ड किलर गोल पोस्ट, कि वो आया था चेकअप के लिए, लेकिन चेकअप के बहाने बॉडी में रेडिएशन डाल के, उसको दबा के, उसको तोड़ मरोड़ के उसको भेज दिया, बोला कि हमें लगता है कि ये कैंसर का पेशेंट है, तो 6 महीने बाद दोबारा मेमोग्राम कराओ। अब जब दोबारा मेमोग्राम कराएंगे तो असली कैंसर के पेशेंट बन जाएंगे। आई कॉल इट अ किलर गोल पोस्ट। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ मेमोग्राम कोई ना कराए, किसी दुश्मन को भी ना बोले, और मेमोग्राम के जुड़ा हुआ जो मैंने बताया उसके सबूत अगर आपको चाहिए तो इस किताब में है। कोई डॉक्टर अगर बोल दे आपको कि मेमोग्राम कराओ, उसको ये डॉक्टर किताब पढ़ाइए, और जो मैंने बोला ये वीडियो दिखाइए कि क्या वो मानते हैं कि मेमोग्राम से कैंसर होता है, लिख के दे सकते हैं। वो लिख के नहीं देगा, क्योंकि मेमोग्राम कैंसर को बनाता है ना कि डायग्नोस करता है। पहले तो बनाता है फिर डायग्नोस करता है, राइट। तो इसी पे 16वें नंबर का जो ताश का पत्ता है वो भी किलर गोल पोस्ट की तरह है, पेट स्कैन, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया था। सिद्धू जी के बारे में बोला था कि उनकी पत्नी तो 4th स्टेज कैंसर की पेशेंट थी। अब 4th स्टेज है कि 3rd स्टेज है कि 2nd स्टेज है कि कोई स्टेज नहीं, ये कैसे पता चलता है? उसके लिए जो एक षड्यंत्र है उसे बोलते हैं पेट स्कैन। पेट स्कैन के में एक नियम यूं ही बना दिया गया कि जो आपके बॉडी का सेल ज्यादा शुगर खाएगा वो कैंसर सेल माना जाएगा। कैसे पता चलेगा आपके बॉडी का कौन सा सेल ज्यादा शुगर खा रहा है? उसके लिए आपके बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है शुगर, ग्लूकोज इंजेक्ट किया जाता है। लेकिन जब वो शुगर इंजेक्ट किया जाता है, कौन सा सेल ज्यादा खा रहा है कैसे पता चलेगा? उसके लिए साथ में रेडियोएक्टिव मटेरियल, फ्लोरोडाइऑक्सी ग्लूकोज, फ्लोरोडाइऑक्सी रेडियोएक्टिव मटेरियल भी बाइंड कर दिया जाता है। रेडियोएक्टिव मटेरियल डाइजेस्ट होगा नहीं, जो सेल ज्यादा शुगर खाएगा उस सेल के आसपास वो रेडियोएक्टिव मटेरियल जमा हो जाएगा, और जब बाहर से लाइट फेंकेंगे तो वो ज्यादा चमकेगा। और जितने ज्यादा जगह चमक रही है 2nd स्टेज कैंसर,
या 4 जगह चमक रहा है, 4th स्टेज कैंसर, ऐसा हम मान लेंगे। ये एक आर्बिट्री नियम बना दिया। आप बताइए रेडिएटिव मटेरियल क्लास 8 में हमने यही पढ़ा ना, रेडिएटिव मटेरियल हमारे आसपास भी कहीं हो तो हम कैंसर पेशेंट बन सकते हैं, बन जाते हैं। उसमें भी लिखा हुआ है जब वो साइन करते हैं पेट स्कैन से पहले नो ऑब्जेक्शन, उसमें भी लिखा है कि अगर आपका पेट स्कैन हो गया तो 1 हफ्ते तक किसी छोटे बच्चे के आसपास मत जाना, प्रेग्नेंट वुमन के आसपास मत जाना, क्योंकि आपके अंदर रेडिएटिव मटेरियल है, उनको कैंसर हो सकता है। जरा सोचिए आपके अंदर रेडिएटिव मटेरियल है जिससे उनको कैंसर हो सकता है, तो क्या आपको कैंसर नहीं हो सकता? तो ये समझना होगा कि पेट स्कैन से बहुत लोगों की जानें चली जाती हैं और पेट स्कैन से रियल पेशेंट बन जाते हैं। और पेट स्कैन क्या है? सिर्फ कितनी जगह चमक है। ये कुछ इसी प्रकार है, अगर मैं बोलूं कि कौन सा बच्चा ज्यादा शरारती कैसे पता चलेगा, तो मैंने एक नियम बना दिया, मनमाना नियम, कि जो बच्चा ज्यादा खाना खाता है वो ज्यादा शरारती होगा, राइट? लेकिन ये कितना सच है? हो सकता है कुछ लोग ज्यादा, कुछ बच्चे ज्यादा खाना खाते भी होंगे और शरारती भी होंगे, एट द सेम टाइम कुछ बच्चे कम खाना खाते होंगे तब भी शरारती होंगे। तो इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। ठीक उसी तरह से कौन सा से ज्यादा ग्लूकोज खाता है वही कैंसर सेल होगा, कोई साइंटिफिक बेसिस है नहीं। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ उसके एविडेंस सारे यहाँ पे मिल जाएंगे, और इसके लिए मैं ओपन डिबेट करने के लिए भी किसी भी कैंसर डॉक्टर से तैयार हूँ। तो आगे बढ़ते हैं 17वें नंबर जाल पे। ये भी है किलर का एक और तरीका। किसी के बॉडी में कैंसर पैदा करना हो तो उसको बोलते हो बायोप्सी करा लो। बायोप्सी कैंसर डिटेक्ट नहीं करता है, बायोप्सी कैंसर पैदा करता है। जितनी ज्यादा बार बायोप्सी कराएंगे उतने आपको कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। करीब 12 बार करा दीजिए, 40% चांसेस बढ़ जाएंगे कि आप कैंसर पेशेंट बन जाएंगे। जो मैंने अभी बताया इसके सबूत ये आपके सामने मैंने रख दिए हैं, ये सबूत आप देख सकते हैं। तो बायोप्सी डू नॉट डिटेक्ट कैंसर, इट कॉजेस कैंसर। वो कैंसर डिटेक्ट नहीं करता है, वो कैंसर बनाता है। 0.1% लोग बायोप्सी कराते कराते चल बसते हैं, इतना डेंजरस है। क्योंकि बायोप्सी के जरिए आपका इंटरनल ऑर्गन को पंचर कर दिया जाता है कई बार, जिससे इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है, इंसान मर जाता है। तो ये है हमारे जो खेल, ताश के पत्तों का खेल, एक जो हॉस्पिटल में खेला जाता है। और 18वें नंबर में ताश के पत्ते पे हम आ गए, और इसमें ये है एक क्लासिक एग्जांपल कि सीटी स्कैन जब करते हैं तो बॉडी का, तो बोलते हैं, इसे बोलते हैं इंसिडेंटलोमा। सीटी स्कैन जब करते हैं, अरे आपके तो यहाँ पे पैच पाया गया, आपके यहाँ पे कोई ट्यूमर पाया गया, ऐसे बोलते हैं। तो एक एग्जांपल देके आपको समझाना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल ये ले लेते हैं किडनी। सीटी स्कैन से 23% लोगों का पाया गया कि कोई ना कोई पैच है, शायद कैंसर तो नहीं, लेकिन उनमें से कैंसर होने के चांसेस 23% में से 0.2% लोगों को ही होगा, बाकी कैंसर नहीं है, वो यूं ही पैच है। लेकिन डरा सबको दिया, राइट? जिस तरह से अगर हम ये मान लें कि जितने लोग लाल शर्ट पहना वो सब के सब मर्डर हैं, तो कोई ना कोई हो सकता मर्डर हो भी, लेकिन क्योंकि मैंने लाल शर्ट पहना तो मैं ही मर्डर हूं, ये कोई साइंटिफिक नहीं है। ठीक उसी तरह से कि हर बॉडी का पैच कैंसर ही होगा। लेकिन यहाँ पे ये क्लासिक एग्जांपल है कि एक्स्ट्रा विजिबल गोल पोस्ट से आप बोला कि हमें शक है कहीं कैंसर ना हो, ऐसा कर लो, बायोप्सी करा लो। तो डॉक्टर ने क्या किया, एक्स्ट्रा विजिबल गोल पोस्ट से बायोप्सी करा लो। बायोप्सी कौन सा? किलर गोल पोस्ट, जिसने कैंसर पैदा कर दिया। पहले डॉक्टर ने शक पैदा कर दिया, बायोप्सी का धकेल दिया, और बायोप्सी ने रहा पूरा करके उसको कैंसर बना दिया। अब जब वो डॉक्टर बोले मैं तो पहले ही बोला था कैंसर, लेकिन उस पेशेंट को नहीं समझ आएगा कैंसर था नहीं, कैंसर बन गया है। तो यहाँ पे 2 अलग अलग गोल पोस्ट का उपयोग किया गया। पहले एक्स्ट्रा विजिबल गोल पोस्ट, और उसके बाद उसको कन्विंस करके उसको कैंसर के चेक के बहाने किलर गोल पोस्ट, बायोप्सी, पेट स्कैन करा दो। ये 2 तरीके हैं खास तौर पे जो कैंसर पैदा करते हैं, जिनके वो मेरे किताब में आपको सबूत मिल जाएंगे। तो खैर जो मैंने अभी बताया आपको, जो टेबल मैंने आपको दिखाया, ये टेबल की डिटेल में जाना चाहेंगे, ये टेबल मुझे कहाँ से मिला जानना चाहेंगे, तो ये स्क्रीन है, इसमें जो लिखा है यहाँ जाके आप डिटेल में देख सकते हैं, ये यहाँ पे। और अब चलते हैं अगले ताश के पत्ते की, ये सारे एविडेंसेस हैं, ये सारे रिसर्च पेपर्स हैं, यहाँ जाके आप देख सकते हैं। अब अगले पत्ते की तरफ चलते हैं, दैट इज, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, 19 नंबर प्लेइंग कार्ड, 19 नंबर। डैमेज नी विदाउट इंजरी, ये इससे बचे। आजकल आप देख रहे हैं कि अक्सर
नी रिप्लेसमेंट सर्जरी काफी होती रहती है, लेकिन क्या उससे कुछ फायदा होता है? 100 लोग ले लीजिए आप जिनके नी में कोई इंजरी नहीं हुई, ना घुटनों की कोई दिक्कत है, बिल्कुल हेल्दी 100 लोग, एथलेटिक 100 लोग ले लीजिए आप, 100 का एमआरआई कराइए कि भाई 100 का कि भाई नी का एमआरआई कि घुटने कैसे हैं। जो रिसर्च कहती है कि 100 में से 40% हेल्दी लोगों में जिनको नी की ना कोई इंजरी थी ना कोई दिक्कत थी, एमआरआई बताएगा 40% को दिक्कत है एमआरआई के हिसाब से, राइट। तो ये एग्जांपल है एक्स्ट्रा विजिबल गोल पोस्ट का। जो तकलीफ है ही नहीं, एमआरआई उसे सिद्ध कर देगा यही वाली तकलीफ है। तो इससे एमआरआई से बचना चाहिए, क्योंकि जो चीज है नहीं एमआरआई बता रही है, अब वो पेशेंट सोचता है ये सही बता रही है, और अब डॉक्टर साहब क्या करूं, बस ये वही वो सुनना चाहता है डॉक्टर की ये बोल दे मैं क्या करूं। तो अब उसको अपने कब्जे में करना, आगे की इलाज के लिए बोलना आसान हो जाएगा। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नी इंजरी होती नहीं है या नी पेन होता नहीं है, लेकिन उसका कारण जो है वो कारण एमआरआई से ही दिखेगा, वो जरूरी नहीं है। करना क्या होगा ऐसे में, उसमें आगे आएंगे 5 मिनट बाद, लेकिन अभी थोड़े से कार्ड बचे हैं। जो मैंने अभी बताया उसके रेफरेंस भी साथ साथ देता जा रहा हूँ, ये रेफरेंस है उसका, राइट। और आगे आते हैं, ये सबसे खतरनाक है, इसके बारे में आपको थोड़ा 2-3 मिनट में लूंगा। 20 नंबर का ताश का पत्ता, इट्स एंजियोग्राफी और इट्स इंस्टॉलिंग मूविंग टाइम बॉम्ब। एंजियोग्राफी क्या होता है, नाम से सुन रहे तो आसान लग रहा होगा, एंजियोग्राफी ग्राफ कोई बना देना, राइट। लेकिन वो क्या होता है कि क्या पता आपके बॉडी में कोई ब्लॉकेज हो, कैसे पता चलेगा एंजियोग्राफी कराओ? ऐसे ही बोलेंगे, आप सोचेंगे कि एंजियोग्राफी कोई ग्राफ स्कूल में पढ़ा था ऐसा कुछ होगा। एंजियोग्राफी में क्या होता है आप समझिए इसको, एक आपका ये मान लो ब्लड वेसल है, और एक डॉक्टर एक तार लेगा और ये तार लेके आपके ब्लड वेसल के अंदर डाल देगा। ये तार कहीं नीचे से ऐसे डाल के यहाँ से या हार्ट तक ले जाएगा ये तार। जब ये तार ब्लड वेसल के अंदर जाएगा तो आपके ब्लड वेसल में कहीं ना कहीं छोटे मोटे ब्लॉकेज होंगे जो अपनी जगह पे पड़े हुए हैं, लेकिन जब ये तार जाएगा तो वो ब्लॉकेज को काटता हुआ जाएगा, तोड़ता हुआ जाएगा। अब जब वो ब्लॉकेज टूट गया अपनी जगह से, हिल गया अपनी जगह से, तो वो ब्लॉकेज इस ब्लड वेसल से बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि ब्लड वेसल तो घूम रहा है ऐसे। तो वो जो टूटा हुआ ब्लॉकेज है वो पूरे बॉडी में ब्लड के साथ सर्कुलेट होगा, सर्कुलेट होगा, ब्रेन में भी पहुंचेगा, पैरों में पहुंचेगा। जहां जहां वो सर्कुलेट होगा, कहीं जाके ब्रेन में अटक गया तो ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा, कहीं जाके वो किडनी में अटक गया तो किडनी फेलियर हो जाएगा, एक्यूट किडनी फेलियर, लिवर में अटक गया तो लिवर डैमेज हो जाएगा, पैरों में अटक गया तो गैंग्रीन हो जाएगा। तो एंजियोग्राम के बहाने आपको एक चलता फिरता टाइम बम बना के छोड़ दिया, कब उसको हार्ट अटैक आएगा, वो ब्लॉकेज घूम घाम के कहाँ अटकेगा, हार्ट में अटकेगा तो हार्ट अटैक आ जाएगा। तो दैट इज व्हाट आई कॉल एज कि किलर गोल पोस्ट, कि आप गए थे डायग्नोसिस के लिए, लेकिन डायग्नोसिस के बहाने आपको बीमार कर दिया गया, एक ऐसी चीज कर दी कि कभी भी आपकी मौत आ सकती है, हार्ट अटैक का, या फिर कभी भी आपको ब्रेन स्ट्रोक वगैरह आ सकता है। तो खैर हम चलते हैं अगले ताश के पत्ते की तरफ। ये जो मैंने आपको बताया इसके एविडेंस चाहिए तो ये किताब है फिस्टाइन मॉडल फॉर हार्ट केयर, इसमें पढ़ सकते हैं आप। एंड अब एक ये आखिरी वाला गोल पोस्ट है, घोस्ट गोल पोस्ट, भूत। जिस तरह से बचपन में भूत का डर दिखाते थे ना पेरेंट्स, उधर मत जाना भूत है, उधर मत जाना भूत है, जब भी वो या दूध पी लो भूत आ जाएगा, तो एक ऐसी इमेजिनरी चीज बता दी जिसके बहाने से आपको कोई भी काम करने का नहीं मजबूर कर सकते हैं। लेकिन जब बड़े होते हैं तब आप जानते हैं अरे वो तो भूत था ही नहीं, मुझे बेवकूफ बनाया गया कोई काम निकालने के लिए। तो उसी तरह से आई कॉल इट घोस्ट गोल पोस्ट। इसमें जो पहला नंबर आएगा ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अक्सर पेशेंट मेरे पास आते हैं, डॉक्टर साहब मेरा तो 50% हार्ट ही काम कर रहा है, डॉक्टर ने बताया देखो रिपोर्ट, लेफ्ट वेंट्रिकल इजेक्शन फ्रैक्शन 50% है, तो 50% ही काम कर रहा है। जबकि आपको पता होना चाहिए जितने लोग यहाँ पे हैं हम सबका हार्ट 50% ही काम करता है। किसी का हार्ट अगर 80% काम करेगा वो ही मर जाएगा। तो लेकिन उसको डॉक्टर ने बताया आपका हार्ट 50% काम कर रहा है, उसे क्या लगा कि मेरा हार्ट 50% फेल हो चुका है, जबकि हमारा हार्ट 50% ही काम करता है। मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ। अब मान लो अरे ये माइक्रोफोन आपका लेफ्ट वेंट्रिकल 4 चैम्बर होते हैं हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, उनमें से एक लेफ्ट वेंट्रिकल
ये है चैम्बर है, इसमें ब्लड जाता है, ये ब्लड है मान लो पानी, और फिर ये चैम्बर ऐसे ऐसे फिर ब्लड जैसे दबता है तो कुछ ब्लड बाहर निकलता है, जैसे इसमें पानी निकला। जितना ब्लड अंदर है कितना भी दबा लो सारा ब्लड बाहर नहीं निकलेगा, 50% ब्लड बाहर निकलेगा, 50% अंदर रह जाएगा। तो कितना ब्लड निकला बटे कितना टोटल ब्लड है, इसे कहते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन, दैट्स कॉल्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। दैट कैन नॉट बी 100%। ये कितना भी मैं जोर से दबा दूं सारे का सारा पानी बाहर निकलेगा, उसको नीचे रह ही जाएगा ना। सारा का सारा पानी तब निकलेगा जब ये पूरा चिपट जाएगा, दैट इज डेथ, राइट। तो ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ कि दैट इज कॉल्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। आप जैसे आप सांसें ले रहे हैं तो ज्यादा निकलेगा, कभी शांत है तो कम निकलेगा, हर सांस के साथ ज्यादा कम होता जाता है। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आपका हार्ट कितना परसेंट काम कर रहा है, प्रैक्टिकली कर ही नहीं सकता, क्योंकि हर सांस में आपका हार्ट अलग अलग तरह से काम करता है, डिपेंडिंग ऑन योर इमोशन, डिपेंडिंग ऑन द डेप्थ डीप ब्रेथ, डिपेंडिंग आप खड़े हैं कि बैठे हैं, कई सारे फैक्टर हैं। ऐसे में सेम डॉक्टर उसी पेशेंट को उसी वक्त दो बार अगर इंजेक्शन फ्रैक्शन का टेस्ट करेंगे, दोनों बार दो डिफरेंट रिजल्ट आएंगे। लेकिन डॉक्टर ने जब बता दिया आपका हार्ट 40% काम कर रहा है, वो मान के बैठा कि मेरा हार्ट 50-60% काम नहीं कर रहा है, जबकि उसको ये पता ही नहीं है कि ज्यादातर लोगों का, हम सबका हार्ट 50% ही काम करता है इस फॉर्मूले के हिसाब से, बिकॉज दैट इज इजेक्शन फ्रैक्शन। इट इज नॉट कि हार्ट कितना काम कर रहा है, कितना इजेक्ट कर रहा है, इजेक्शन फ्रैक्शन, कितना ब्लड को इजेक्ट किया, वो ये रेट है। लेकिन अब जब वो डर गया तो डॉक्टर साहब क्या करूं, तो बोलेगा एंजियोग्राफी करा लो, एंजियोप्लास्टी करा लो। तो क्या उससे इजेक्शन बढ़ गया किसी का? बढ़ नहीं सकता, क्योंकि वो इतना ही होगा मैक्सिमम, किसी का 70 तक हो सकता है, बट ऑन एवरेज हम सबका इतना ही है। लेकिन ये एक जाल है, किलर गोल पोस्ट, नहीं सॉरी घोस्ट गोल पोस्ट, राइट, कि एक इमेजिनरी बात बता के उसको विश्वास दिला के उसको ये लगता है कि 100% काम करता होगा, और उसने इस चीज को मान के फिर आगे के इलाज के लिए, चाहे वो एंजियोप्लास्टी हो, बाईपास सर्जरी, सब के लिए वो तैयार हो जाता है। तो ये 21 नंबर जो मैंने आपको बताया, इसके सबूत दिए रहे आपकी आंखों के सामने। अब चलते हैं 22 नंबर पे, किडनी फंक्शनिंग। हमारे हॉस्पिटल में 60% पेशेंट इसी वाले आते हैं, जो पेशेंट है ही नहीं, लेकिन उनको ऐलान कर दिया आपका किडनी फेल हो गया, मरने वाले हैं, डायलिसिस करा लो, ऐसे लोग आते हैं। तो हम पहले तो ये समझाते हैं, भाई आप किडनी पेशेंट नहीं हो, हम आपका करेंगे क्या, डॉक्टर साहब ठीक कर दो। मैं ये ठीक इंसान को ठीक कैसे कर सकते हैं? नहीं डॉक्टर साहब, मैं बहुत कैसे पता, ये मेरा रिपोर्ट है, देखो मेरा GFR यानी कि मेरा किडनी फंक्शनिंग सिर्फ 30% रह गया है, इसका मतलब 70% फेल हो गया होगा ना। मैंने कहा आप पूरी तरह खड़े हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, सांस ले पा रहे हैं, कहाँ से पेशाब ठीक आ रहा है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, आपका कोई सूजन नहीं है, कैसे किडनी फेल हो गई? नहीं ये रिपोर्ट बता रही हो। तो रिपोर्ट कैसे आपको किडनी पेशेंट घोषित करता है, ये जान लीजिए अगले 1 मिनट में। वो है कितनी आपकी किडनी फंक्शन कर रही है, उसका ब्लड टेस्ट करता है, जिससे ये बता देते हैं कि आपका एस्टिमेटेड किडनी फंक्शन कितनी है, से 30%। फिर डॉक्टर आपको बोलेगा ये है, एक नंबर दे देंगे, फिर डॉक्टर आपको बोलेगा कि भाई और डिटेल में जानना तो एक और टेस्ट होता है DTPA स्कैन, उसके आधार में भी आपको किडनी की फंक्शनिंग पता चल जाएगी। DTPA स्कैन में क्या होता है, वही होता है जो थोड़ी देर पहले बताया, आपके बॉडी में रेडियोएक्टिव मटेरियल डाल देंगे, और रेडियोएक्टिव मटेरियल जब बॉडी में डालते हैं, जो हेल्दी लोग हैं वो DTPA स्कैन कराते हैं, तो 7% लोग, 7% लोग हेल्दी लोग DTPA स्कैन की वजह से किडनी पेशेंट बन जाते हैं, और जो ऑलरेडी किडनी पेशेंट है वो DTPA स्कैन जब करते हैं तो 50% लोगों की किडनी और बदतर हो जाती है उसी वक्त एक्यूट किडनी डैमेज, फर्दर डैमेज, राइट। तो आपको ये और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि DTPA स्कैन से भी आप किडनी फंक्शनिंग पता करेंगे और ब्लड टेस्ट दोनों में 50% का अंतर होगा लगभग। DTPA स्कैन बता रहा है 15% काम कर रहा है, तो ब्लड टेस्ट बता रहा है 30% काम कर रहा है। तो जब दोनों एक ही चीज टेस्ट कर रहे हैं, दोनों का अलग अलग रिजल्ट क्या है, क्यों है? दोनों के अलग अलग रिजल्ट हैं, इससे ही ये साबित होता है कि ये टेस्ट का कोई भी साइंटिफिक नहीं है, ये टेस्ट विश्वसनीय नहीं है। नहीं तो अलग अलग तरह से टेस्ट करने से रिजल्ट सेम ही आना चाहिए। जिस तरह से अगर आपको 2 kg तोलना हो तो आप चाहे वो तराजू से तोलें या फिर आप स्प्रिंग वाले मीटर से तोलें, 2 kg मतलब हर जगह 2 kg। लेकिन यहाँ पे 2 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से तोलेंगे
किडनी कितनी फंक्शन कर रही है, दोनों में वेरिएशन कितना आएगा, 50% का। इससे आप ये समझ लीजिए कि ये टेस्ट कितने विश्वसनीय है नहीं। तो कैसे पता चलेगा हम किडनी पेशेंट है कि नहीं है, आपके बॉडी के सिम्टम। मैं कैसे पता करता हूँ किडनी के पेशेंट है कि नहीं, पहला पैरों में सूजन है या नहीं, मैं पैर को देखता हूँ सूजन नहीं है। दूसरा उससे पूछता हूँ पेशाब कैसा आ रहा है, अब दिन भर में आधा लीटर आ रहा है क्या, आ रहा है तो ठीक है। तीसरा बीपी 200/100 टू हाई तो नहीं है। चौथा खुजली वगैरह साथ में तो नहीं है, राइट, वॉमिटिंग खुजली। अगर ये सिम्टम नहीं है तो आपका EGFR क्या बता रहा है, GFR क्या बता रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें समझना होगा। जो हमारे ताश के पत्ते का 22वें नंबर का पत्ता है, जो मैंने अभी आपको बताया उसके एविडेंसेस आप इस रिसर्च पेपर में पढ़ सकते हैं। अब हम चलते हैं 23 नंबर पे एक और भूत की तरफ, यह है क्रिप्टनाइन का भूत। क्रिप्टनाइन को दिखा के लोगों को ऐसे डराया जाता है जैसे कि बचपन में छोटे बच्चों को भूत के डर से डराया जाता था, गब्बर आ जाएगा दूध पी लो, गब्बर। वही वाला हाल क्रिप्टनाइन से है कि अच्छा खासा इंसान अच्छे पोस्ट पे काम कर रहा है, बड़ा एजुकेटेड, डॉक्टर साहब मैं तो मानने वाला हूँ, क्यों आपका मेरा क्रिप्टनाइन तो 4 आ गया है। अब क्या क्रिप्टनाइन के बढ़ने से इंसान की मौत की तरफ बढ़ रहा है? इस पे एक रिसर्च किया गया, आपके सामने रिसर्च पेपर है, 5388 पेशेंट्स पे, और देखा गया उल्टा, जितना ज्यादा क्रिप्टनाइन उतना कम मरने के चांसेस अमंग द किडनी पेशेंट्स। शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको कि क्रिप्टनाइन जो है वो कोई डायरेक्ट आपको किडनी की फंक्शनिंग नहीं बता सकता। क्रिप्टनाइन किसी का बढ़ता है तो कई सारे कारण होते हैं। जब भी आपको कोई फीवर होगा उस वक्त क्रिप्टनाइन चेक कीजिए तो बढ़ा ही मिलेगा। जो लोग स्टेरॉइड ले रहे हैं तो क्रिप्टनाइन बढ़ा ही मिलेगा। जब आप मीट वगैरह खा लेते हैं, जो लोग मीट खाने के इमीडिएट बाद क्रिप्टनाइन बढ़ जाता है, राइट। जब भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है क्रिप्टनाइन बढ़ जाता है। जो बॉडी जिसकी मस्कुलर है, बॉडी बिल्डर, उनका क्रिप्टनाइन बढ़ा ही रहता है। तो क्रिप्टनाइन बढ़ने का मतलब आपकी किडनी फेल हो गई कोई जरूरी नहीं है। कभी कभी किडनी फेल होने पे भी क्रिप्टनाइन बढ़ जाता है। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि क्रिप्टनाइन एक भूत की तरह ले लिया, क्रिप्टनाइन बढ़ गया तो डॉक्टर क्या कीजिए, करना डायलिसिस करा लीजिए। डायलिसिस करने से किडनी जरूर फेल हो जाती है। तो किस तरह से वो उल्लू बनाने का जो पैतरा है, पैतरा नंबर 23 और 24 भी सेम ही है, पोटेशियम का भूत। मेरा पोटेशियम बढ़ गया। एक बात समझना पड़ेगा, जो असली किडनी के पेशेंट होते हैं, कागजी नहीं, उनके बॉडी में फ्लूइड डिपॉजिट ज्यादा होता है, पानी ज्यादा जम जाता है। जब पानी जम जाता है तो उस इंसान की बायोकेमिस्ट्री एक हेल्दी इंसान से अलग होती है, ये बात समझनी पड़ेगी। इसीलिए उसके बॉडी में पोटेशियम, ज्यादा पोटेशियम वो टॉलरेट कर सकता है। एक हेल्दी इंसान में आप और हम में 6 पोटेशियम हाई माना जाएगा, लेकिन एक किडनी पेशेंट में 6 पोटेशियम नॉर्मल माना जाएगा। लेकिन ये बात डॉक्टर नहीं बताएंगे। वो 6 अगर पोटेशियम रहेगा किडनी पेशेंट में, आपका तो पोटेशियम बढ़ गया, पोटेशियम खाना बंद कर दो। याद रखिए, भगवान का बनाया हुआ हर फूड, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सब में हाई पोटेशियम होता है। इंसान के बनाए हुए हर फूड में लो पोटेशियम होता है। ब्रेड, बिस्किट, नमकीन वगैरह, कोल्ड ड्रिंक, चाय, कॉफी, पिज्जा, बर्गर, सब में लो पोटेशियम होता है। तो डॉक्टर क्या बोलेगा, लो पोटेशियम डाइट खाओ। डॉक्टर ये बोल रहा है भगवान का बनाया हुआ कुछ मत खाना, फ्रूट्स वेजिटेबल मत खाना। जबकि सच्चाई है, हमारे हॉस्पिटल में आके देखिए कि जब हम फ्रूट्स वेजिटेबल बहुत ज्यादा मात्रा में अपने किडनी पेशेंट को खिलाते हैं तो उनकी किडनी फंक्शनिंग ठीक होने लगती है, उनके सिम्टम गायब होने लगते हैं, उनकी डायलिसिस की जरूरत खत्म होने लगती है, वो एक्चुअली ठीक हो जाते हैं। जिन चीजों से आप ठीक हो सकते हैं उन्हीं चीजों को एक भूत बना के पोटेशियम के नाम पे आपको बोला जाता है, कभी नहीं लेना ये। जैसे नारियल पानी, किसी किडनी पेशेंट को बोलेंगे नारियल पानी, उसे लगेगा पता नहीं जहर दे, जबकि वही नारियल पानी उसे ठीक करेगा, राइट। तो ये है जो ट्रैप नंबर 24 की हॉस्पिटल में उल्लू बनाने का तरीका नंबर 24, और इसे स्क्रीन प्रोजेक्ट है। स्क्रीन प्रोजेक्ट में जाएंगे तो जो मैंने अभी बताया, ये इस किताब को पढ़ेंगे तो वो सारे रिसर्च पेपर आपको वहां मिल जाएंगे। अब चलते हैं अगले की तरफ, 25 नंबर ट्रैप। यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन है। पहले तो एक्स्ट्रा विजिबल गोल पोस्ट, यानी कि अल्ट्रासाउंड के माध्यम से, एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूँ। मान लो पैरों में क्लॉट है कि नहीं, क्लिनिकल एग्जामिनेशन पता चलता है 1% लोगों को पैरों में क्लॉट है, लेकिन उसी एक लोगों को, उन्हीं लोगों में से जब उनको अल्ट्रासाउंड कराया जाता है 100 लोगों को, 100 में से एक को क्लिनिकल एग्जामिनेशन में क्लॉट पाया गया, अल्ट्रासाउंड से 58% ज्यादा पाया गया। तो जब भी आप अल्ट्रासाउंड करते हैं, MRI करते हैं,
या फिर सीटी स्कैन करते हैं तो वो एक्स्ट्रा चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती या जिसकी वजह से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप ये पाया जाता है, बोलते हैं अल्ट्रासाउंड के अनुसार आपका तो बॉडी में क्लॉट है, अब वो इंसान चुप तो बैठेगा नहीं, डॉक्टर साहब बताइए क्या करूँ, बस यही बात वो सुनना चाहता है, राइट। तो आप कभी भी अल्ट्रासाउंड को विश्वास ना करें, आप अपने बॉडी के सिम्टम्स को विश्वास करें। अगर आपको कोई दिक्कत है तो सबसे पहले आपको बॉडी पेन देगा, दर्द देगा, सूजन देगा, वीकनेस देगा, या आपको चक्कर आएंगे, उनको विश्वास कीजिए, ना कि वो मशीन क्या कहती है, क्योंकि मशीन वो भी देखती है जो है ही नहीं, वो भी मशीन देखती है। ये तो यही मैंने आपको इस 25वें नंबर ग्राफ से बताया, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में लोग अक्सर रिपोर्ट्स ले आते हैं, इतनी मोटी फाइल। मैंने कहा भाई पहले आपको तो देख लूं, नहीं ये रिपोर्ट देखिए, तो रिपोर्ट के जाल में फंस जाता है, लगता है कि वही सच है और वो जो खुद खड़ा है वो झूठ है। और जो मैंने अभी बताया उसके जो एविडेंसेस हैं आपके आंखों के सामने हैं, ये सारे सबूत हैं जो मैंने अभी पिछले 1 मिनट बताया। अब आते हैं 26 नंबर, यानी कि अभिज्ञान घोस्ट गोल पोस्ट, मतलब एक ऐसी चीज जो एग्जिस्ट नहीं करती है, भूत जिसे बोलते हैं, जो हम पता है एग्जिस्ट नहीं करती, इस दुनिया में भी ऐसे ही है। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, जो लेडीज होती हैं 50 साल के ऊपर, उनको मेनोपॉज होता है। मेनोपॉज कोई बीमारी नहीं है, मेनोपॉज एक नेचुरल प्रोसेस है जिससे हर इंसान को गुजरना है, हर लेडी को गुजरना है, लेकिन उसको बीमारी का नाम बता दिया, उसके ट्रीटमेंट प्लान बता दिया, जैसे कहते हैं हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। जिसने हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कराया डॉक्टर के ट्रैप में आके, भाई मेनोपॉज ये बीमारी है, भाई क्या करना पड़ेगा डॉक्टर साहब, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी करा लो, राइट। इससे क्या होगा, आपके फ्रैक्चर होने का चांसेस ना कम हो जाएंगे। लेकिन वो एक चीज छुपा जाता है कि उससे हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी से उसके हार्ट अटैक के चांस बढ़ जाएंगे, स्ट्रोक के चांस बढ़ जाएंगे, ब्लड क्लॉट बढ़ जाएगा, ये छुपा जाता है। तो वो पेशेंट क्या सोचेगा, मुझे फ्रैक्चर कम करना है, उसे क्या नहीं पता ये हो जाएगा। तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के बहाने एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टिन, ये सारे हार्मोन बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं, और एक चीज जो बीमारी है ही नहीं, जो मेनोपॉज है, जो एक नेचुरल प्रोसेस है, उसको बीमारी घोषित करके, मतलब एक भूत जो एग्जिस्ट नहीं करता वो भी दिखा के कि ये एग्जिस्ट करता है। इस तरह के इलाज, जो कि इलाज नहीं है, इलाज के नाम पे एक बिजनेस है, और जिससे इंसान अपना जिंदगी खो बैठता है, राइट। तो ये 26वें नंबर पर पहुंच गए हम, और 27वां नंबर ड्रग ट्रीटमेंट आफ्टर हार्ट अटैक। ये बड़ा सेंसिटिव मामला है कि हार्ट अटैक आ गया तो क्या करना, फटाफट हॉस्पिटल जाना है। क्या फटाफट हॉस्पिटल ले जाने से उसके लायक जिंदा रहने के चांसेस बढ़ जाएंगे? आपको आप बोले हाँ बढ़ जाएंगे, लेकिन क्या इसका सबूत है? सबूत है तो सबूत दिखा दो। सबूत है, लेकिन सबूत ये कहते हैं कि चलो हॉस्पिटल ज्यादा जल्दी लाने से या नहीं लाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसको जिंदा रहना वो जिंदा रहेगा, जिसको मरना है वो मरेगा, राइट। और जो मैंने अभी बताया इसके सबूत अगर आपको चाहिए, सबूत ये आपके आंखों के सामने है। और विश्व.com से हार्ट अटैक में आएंगे तो मैंने एक वीडियो बनाया है 45 मिनट्स का, इसमें पूरा मैंने दिखाया कि हॉस्पिटल ले जाएं या नहीं ले जाएं। जिस तरह से हार्ट अटैक आ गया, मंदिर ले जाएं नहीं ले जाएं, वो जिंदा रहेगा मरना एक ही बात है, ठीक उसी तरह से। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ कि हॉस्पिटल में हार्ट अटैक के बाद अब उसका इलाज शुरू होता है। हार्ट अटैक से ठीक हो गया, वो अपने आप ही रिकवर हो गया, क्योंकि जब किसी को हार्ट अटैक आता है हमें समझना पड़ेगा, जैसे हार्ट अटैक आता है हमारी बॉडी आपको जिंदा रखने के लिए नए ब्लड वेसल को उसी वक्त खोलने लगती है, जिसे कहते हैं कोलैटरल आर्टरीज। अगर वो ठीक टाइम पे खुल गया तो आप जिंदा है, नहीं खुल पाए तो मर गए। लेकिन कहीं आप जिंदा है और हॉस्पिटल में, तो लोग क्या सोचेंगे, डॉक्टर ने बचा दिया। और कहीं अगर आप मर गए तो लोग क्या सोचेंगे कि भाई हार्ट अटैक से मर गए, डॉक्टर ने नहीं मारा। तो सोचिए डेफिनेशन क्या है, बच गया तो डॉक्टर पे क्रेडिट और मर गया तो बीमारी पे इल्जाम। जबकि जब हम बच जाते हैं तो वो कोलैटरल आर्टरी खुलती है तो हम बचते हैं, जिसमें डॉक्टर का कोई रोल नहीं है। और कोलैटरल आर्टरी नहीं खुलेगी तो डॉक्टर जो भी करेगा उससे आपके मरने के चांसेस बढ़ते हैं। और उसके बाद हार्ट अटैक के चुंगल से बचने के बाद जब घर आते हैं और अगर डॉक्टर की इलाज की, अब तो आपको ब्लड थिनर लेना पड़ेगा, तो आपको बीपी की गोली लेनी पड़ेगी, तो क्या उससे उस इंसान के बचने के चांसेस बढ़ जाएंगे? इस पे जो ट्रायल हुआ, इसे कहते हैं कास्ट स्टडी, उसमें ये देखा गया कि 2.5 गुना लोगों के मरने के चांसेस बढ़ गए हैं जो लोग ट्रीटमेंट लेते हैं इन कंपैरिजन टू जिन्होंने हार्ट अटैक आने के बाद कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया। तो ये है जाल नंबर 27। तो ये आप किलर जाल के उसमें बोल सकते हैं, किस तरह से ठीक करने के बहाने आपको और बीमार किया जाता है। सबूत ये रहे, वीडियो ये रहा, इसके अंदर और एविडेंस हैं, आप देख सकते हैं। अब आते हैं 28 नंबर पे, ये भी एक घोस्ट गोल पोस्ट में बोलूंगा, एक ऐसा बीमारी को आपको ठीक करना जो बीमारी है ही नहीं।
एक प्रेग्नेंट वुमेन जब डॉक्टर हॉस्पिटल जाती है, फॉर्म भरती तो ऊपर क्या होता है, पेशेंट का नाम बताओ। अरे प्रेगनेंसी कोई बीमारी है क्या तो पेशेंट का नाम बताएं, राइट? तो पहले ही घोषित कर देते हैं कि ये तो बीमार है, पेशेंट है। प्रेगनेंसी इज नॉट ए डिजीज। अगर प्रेगनेंसी कोई बीमारी होती, इसका मतलब हम सब पैदा हुए क्योंकि कोई बीमार पड़ा था, वही पैदा हुए क्या? तो किसी का बीमार पड़ेंगे तो पैदा हुए। तो प्रेगनेंसी एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन जैसे ही हॉस्पिटल में जाते हैं पहले ही उसको पेशेंट का नाम बताओ, तो प्रेग्नेंट लेडी का नाम लिखा जाता है, यानी कि पेशेंट उसको प्रेग्नेंट बना दिया, घोषित कर दिया। अब पेशेंट को इलाज भी करेंगे, इलाज क्या करेंगे? ज्यादा मॉनिटरिंग करेंगे, ज्यादा दवाइयां देंगे, ज्यादा टेस्ट होंगे। बेनिफिट है क्या? अभी तक के जो आंकड़े आए हैं पूरी दुनिया से, जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, बेनिफिट नहीं है, नुकसान है। ये रहे उसके। तो जो बड़े बड़े ऐसे हॉस्पिटल खुल गए हैं जहाँ पे प्रेगनेंसी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स की वो प्रेग्नेंट वुमेन को करते हैं, तो वो हॉस्पिटल में जाके उनको नुकसान ही होता है। आज भी हमारे भारत में 70% गाँव में बच्चे घर पे ही पैदा होते हैं। तो 140 करोड़ की आबादी है, उनमें से मुझे लगता है कि 100 करोड़ लोग तो घर पे ही पैदा हुए। सिर्फ ये मेट्रो वगैरह बड़े बड़े शहर है जहाँ इंटरनेट पहुँचता है, राइट, जहाँ पे हॉस्पिटल है, वहाँ तो हॉस्पिटल लोग चले ही जाते हैं। लेकिन आज भी हमारे देश के 70% आबादी वो है जो घर पे पैदा होती है। जैसे एनिमल्स के बच्चे कैसे पैदा होते हैं, सड़क पे कहीं भी पैदा होते हैं। तो प्रेगनेंसी जो बिजनेस, जो कोई बीमारी नहीं है लेकिन उसी को एक बीमारी बता दिया, अब बीमारी है तो इलाज करो। तो ये मैं बोलता हूँ घोस्ट गोल पोस्ट, यानी एक भूत जिसे देखा नहीं लेकिन विश्वास दिला दिया कि भूत है। विश्वास वाली की बात है, बस भरोसा करने वाली बात है, राइट? तो अब इससे भी खतरनाक इसके आगे, बेस्ट वे टू टेरिफाई प्रेग्नेंट वुमेन। एक प्रेग्नेंट वुमेन को पूरी तरह टेरिफाई करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, डराने का सबसे अच्छा तरीका, वो ये है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में 97% जो अल्ट्रासाउंड में आते हैं कि भाई डायग्नोस हुआ है कि आपके बच्चा के तो डाउन सिंड्रोम है। डाउन सिंड्रोम मतलब आपका बच्चा पागल मंदबुद्धि पैदा होने वाला है। जबकि 100 लोगों को अल्ट्रासाउंड डायग्नोस करेगा तो उसमें से 97% वो गलत ही होगा और 3% ही मंदबुद्धि पैदा होगा। लेकिन वो 100 के 100 वुड बी मदर में तो दिमाग में वहम आ गया कि मेरा बच्चा पैदा, वो टेरिफाई हो जाएगी। तो अल्ट्रासाउंड अगर बताता है कि अल्ट्रासाउंड के अनुसार बच्चा मंदबुद्धि पैदा होगा तो 3% टाइम वो करेक्ट होगा, लेकिन 97% टाइम वो गलत होगा। लेकिन ऐसा होता है जैसे ही मदर सुनती है, वो 100 के 100% लोग फिर उस बच्चे को अबॉर्ट कराने की बात सोचते हैं, जिसमें 97 बच्चे वैसे % बच्चे नॉर्मल आ जाते। तो ये है एक भूत दिमाग में बिठा दिया, किस भरोसे? अल्ट्रासाउंड के भरोसे, जिसका रिजल्ट कितना एक्यूरेट है? 3% एक्यूरेट है, बस 97% गलत है, 97% गलत है। ये जो मैंने आपको बताया है, इसका जो रेफरेंस है वो पेपर यहाँ पे है। और एक फाइनल स्लाइड है, तीसरा 30 पैंतरे का तीसरा, इसे कहते हैं जनरल प्रिवेंटिव एनुअल हेल्थ चेकअप। साल में एक बार तो चेकअप करा लेना चाहिए। कॉर्पोरेट में फ्री है, हर जगह फ्री है, और कंपनियों में जाके घर पे कर लेते हैं, हमारे कॉलोनी में आके कर लेते हैं। तो ये इससे कुछ फायदा होता है क्या? इससे फायदा होता है कि नहीं? इस पे 17 ट्रायल हुए हैं, रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, और उसका नतीजा क्या हमारे सामने है? मोर अननेसेसरी टेस्ट, मोर अननेसेसरी ट्रीटमेंट, और कोई बेनिफिट नहीं, नुकसान ही नुकसान। इसके डिटेल में जाना है तो आज से 3 साल पहले इसी दिन मैंने आपके अगेंस्ट IMA में रिलीज किया था। इस किताब में मैंने इसका पेपर वगैरह सब डाला है, ताकि देख सकते हैं। तो मोर और लेस मैंने आपको 30 ऐसे पैंतरे बताए जिस पैंतरे से इंसान फंसता आया है या फंस सकता है। लेकिन अब बचना कैसे, इसके 3 ही पत्ते हैं, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैसे बचना है। तो पहला पत्ता मैं निकालता हूँ जो सिद्धू जी की वाइफ ने यूज किया था, जो उनको 1.5 साल पहले मैंने बताया था, वो ये टाइम एज मेडिसिन। सिर्फ एक काम कीजिए, सुबह 8 बजे से पहले कुछ मत खाइए और शाम के सूरज ढलने के बाद कुछ मत खाइए, 6 बजे के बाद कुछ मत खाइए। अगर ये एक नियम आप कर लेते हैं और ऐसा करते हुए 10 दिन हो जाते हैं, 10वें दिन आते आते आपकी एसिडिटी कम हो जाती है, आपकी स्लीप, आपका ब्लोटिंग कम होने लगता है, कॉन्स्टिपेशन ठीक होने लगता है, आपकी नींद बढ़िया होने लगती है। एक बदलाव, टाइम एज मेडिसिन। ऐसा करते करते 2 हफ्ते अगर हो जाते हैं, 15 दिन, तो आपका ज्वाइंट पेन वगैरह ठीक होना चालू हो जाता है। ऐसा करते करते 3 हफ्ते हो जाते हैं तो आपका बीपी की गोली, शुगर की गोली छूटने लगती है। ऐसा करते करते 1 महीना हो गया तो गैस्ट्रिक इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, जिसमें पेन हार्ट अटैक की तरह आता है, वो ठीक होने लगता है। वेट लगभग 5% कम होने लगता है जो लोग मोटे हैं। तो सिर्फ एक बदलाव से मैंने दिखा दिया कि 1 महीने में किस तरह से बॉडी ठीक होने लगती है। लेकिन 1 महीना क्यों करें, हम तो हमेशा करेंगे।
हर महीने आपकी बॉडी दुरुस्त होने लगेगी, टाइम एज मेडिसिन। दूसरा पत्ता, इसके 3 ही पत्ते हैं, DIP डाइट। ये किताब हमने लॉन्च की थी भगत सिंह जयंती के दिन। ये DIP डाइट पिछले 14 साल से मैं लोगों को बता रहा हूँ, ये मेरा खोज है DIP डाइट। DIP डाइट को टाइम एज मेडिसिन से हम जोड़ देते हैं। DIP डाइट क्या है? 12 बजे तक फलों पे रहना होता है, ढेर सारा फल। लंच और डिनर से पहले सलाद खाना होता है। फल कितने खाने? मेरा बॉडी का वेट 70 kg इंटू 10, 700 ग्राम कम से कम। और वेजिटेबल कितना खाना है? वो भी 700 ग्राम, लेकिन आधा वेजिटेबल 350 ग्राम लंच में, 350 ग्राम डिनर में, राइट। तो इसके अलावा हर तरह का डेयरी प्रोडक्ट, हर तरह का एनिमल फूड, हर तरह का पैक्ड फूड, कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब छोड़ना है। जब ये हम करने लगते हैं टाइम एज मेडिसिन के साथ, शाम के 6 बजे कुछ नहीं खाना है, 3 दिन के अंदर अधिकतर लोगों की ब्लड शुगर इतनी नीचे चली जाती है कि डायबिटीज दवाई छोड़नी मजबूरी हो जाती है, इंसुलिन को छोड़ना जरूरी हो जाता है, नहीं तो ब्लड शुगर और नीचे चला जाएगा। और तीसरे दिन आते आते ब्लड प्रेशर की दवाई छूटने लगती है, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मलाइज हो जाता है, इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर ठीक होने लगता है, और 1 महीना अगर किया तो 10% वेट घट जाता है। और हार्ट का जो प्रॉब्लम है, हार्ट डिजीज जैसे एंजाइना वगैरह, वो ठीक होने लगता है। 2 महीना कर लिया तो थायराइड की जो जिनको बीमारी है, थायराइड की दवाइयाँ, असली में असली बीमार थायराइड असली पेशेंट, उनकी थायराइड नॉर्मल रेंज में आने लगता है, तो थायराइड गोली टेपर डाउन करना पड़ता है। 3 महीना करने से आंखों की जो प्रॉब्लम्स हैं, चाहे चश्मा जिन्होंने पहना है, ग्लूकोमा, कैटरेक्ट के पेशेंट, वो अक्सर बताते हैं कि उनका ग्लूकोमा ठीक हो गया, कैटरेक्ट ठीक हो गया। ये हमारे पास बहुत डेटा है इसका। 6 महीने लगते हैं कैंसर में, अस्थमा में, अर्थराइटिस में ठीक करने में। 6 मंथ्स, टाइम एज मेडिसिन एंड फूड एज मेडिसिन, 6 मंथ्स। तो अब तीसरे पे चलते हैं। आखिरी ये कार्ड है, इसमें उसका 2 इमरजेंसी कार्ड है। 0 वोल्ट थेरेपी। 0 वोल्ट थेरेपी सिर्फ इतना है, अभी यहाँ से बाहर जाएंगे आप जूते उतार के, जैसे ही आप जूते उतारे आपने, और वहाँ जहाँ बाहर मिट्टी मिली, घास मिला, वहाँ आपने पैर रखा। जैसे ही पैर रखा तो पैर रखते ही पहले 10 सेकंड के अंदर आपका वोल्टेज बॉडी का 0 हो जाता है, शून्य। अभी वोल्टेज शून्य नहीं है आपका, वो धरती का वोल्टेज शून्य है। धरती को छूने से हमारा वोल्टेज शून्य होता है। शून्य होने ही हमारे बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ जाती है, और इम्यूनिटी बढ़ते ही 20 मिनट तक धरती के टच में रहेंगे तो आपका स्ट्रेस, आपका मूड ठीक होने लगता है। कभी देखिएगा, कभी गुस्सा आ रहा हो, कभी बहुत दुखी हो, कभी स्ट्रेसफुल हो, धरती के टच में रहिए 20 मिनट, फिर देखिए वही वाले चेंज आएंगे जो आप किसी दवाई से एक्सपेक्ट करते हैं। 45 मिनट्स के अंदर अंदर हार्ट की पैल्पिटेशन जो होती है वो ठीक होने लगती है। 1 घंटा अगर करेंगे तो 1 घंटे में पेन रिलीफ होता है धरती के टच में। बैक पेन है, घुटने में पेन है, सिर में दर्द है, कोई भी दर्द हो, पेन किलर चाहिए आपको। अभी आपने पूछा था कि नेचुरोपैथी बड़े धीरे काम करती है, कोई भी पेन किलर जितनी तेजी से काम करती है उससे ज्यादा तेजी से काम करती है ये पेन किलर। आपको नंगे पैर धरती में चेयर लगा के बैठ जाना है, और पैर जमीन में टच होंगे, 1 घंटे तक पेन रिलीफ होने लगता है। और अगर 2 घंटे कर लिए तो उस रात की नींद अच्छी होने लगती है। हमारे जो पेशेंट्स हैं जिनके पैरों में घाव होते हैं, पस निकलते हैं, कैंसर के पेशेंट, उनको रात भर हम धरती के कांटेक्ट में रखते हैं। कैसे रखते हैं? एक तार ले लेते हैं, तार का एक छोर बाहर गाड़ देते हैं, जैसे ग्राउंडिंग गार्डिंग करते हैं, और दूसरा छोर उस पेशेंट तक पहुंचा देते हैं। वो पेशेंट अगर उस तार से कनेक्टेड रहेगा, उसके लिए बेडशीट हमारा है, जाने से पहले लेके जाइएगा, उस बेडशीट में तारें लगी जाती हैं, उन तारों से वो बाहर वाला तार कनेक्टेड होता है। रात भर जब वो डॉक्टर पेशेंट उस हमारे हॉस्पिटल में जाएंगे तो देखेंगे 0 वोल्ट बेडशीट बोलते हैं, अगर उसमें रहता है तो उससे उसकी वूंड हीलिंग बड़ी तेजी से होती है। और 7 दिन तक यही करते रहेंगे तो ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर सिर्फ एक इसी तरीके से, बाकी 2 मेडिसिन नहीं भी लेंगे तो भी ठीक होने लगता है। ज्यादातर जो ब्लड डिसऑर्डर है, ब्लड कैंसर के पेशेंट्स हैं, या फिर जो थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं, 1 महीने में हम देखते हैं उनका हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ जाता है। याद रखिए एक इंपॉर्टेंट बात, जितने तरह के कैंसर है उन सब कैंसर में एक ही कॉमन बात है, उन सब का हीमोग्लोबिन बड़ी तेजी से गिरता है, और इससे हीमोग्लोबिन कंट्रोल होता है। हीमोग्लोबिन आपने बढ़ा दिया और टाइम एज मेडिसिन, फूड एज मेडिसिन कर दिया, तो पेशेंट का कैंसर ठीक हो गया। सिद्धू जी ने यही बताया, राइट। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, इनके सबूत भी इस किताब में, क्योर एट द रेट 0 वोल्ट, और वो सारे मॉडर्न मेडिसिन के जो जर्नल्स हैं उसी के सबूत हैं। अब एक सवाल आता है, नेचुरोपैथी इमरजेंसी में क्या करेगी? इमरजेंसी की दवाइयां हैं, इमरजेंसी की 2 दवाई, 2 ताश के पत्ते, आखिरी 2 ताश के पत्ते मैं आपको दिखा देता हूँ, जो आपके काम आ सकता है कभी भी। प्लेइंग कार्ड नंबर 34 वो है, कभी अगर किसी को बुखार हो गया, किसी को चेस्ट पेन आ गया, किसी को बहुत थका है, वीकनेस आ गई, किसी का बीपी बढ़ गया, ये 4 कंडीशन होने का एक इलाज है। 42 डिग्री सेल्सियस में दोनों पैर को पानी में रख देंगे, और ऐसा आधा घंटा बैठते ही आपका फीवर कम होने लगता है, आपका बीपी कम होने लगता है, आपकी थकावट जाने लगती है, एंजाइना कम होने लगता है। हमारे
हमारे हॉस्पिटल नहीं करते कि किसी को हार्ट अटैक आता है तो सीधे ये कर दो तो हार्ट अटैक वही कमी और होने लगता है। ये जो मैंने आपको बताया इसके सबूत अगर आपको चाहिए तो ये किताब हमने पिछले साल रिलीज की थी, इस साल 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस जयंती के दिन रिलीज की थी हेल्प। तो इस किताब में आपको ये सारे के सबूत मिल जाएंगे। और यानी कि ये तो एक तरीका हुआ, आखिरी कार्ड। जरा सोचिए अगर इस बाल्टी में से पैर रखने से ये फर्क आता है, पूरे इंसान को अगर गर्म पानी में डाल दिए तो क्या हो सकता है, इसे हम कहते हैं आखिरी कार्ड है। ये डायलिसिस के जो पेशेंट होते हैं किडनी वाले, जिनके पैरों में बॉडी में पानी जम जाता है, पेट में पानी जम जाता है, उनको हम 40 डिग्री सेल्सियस में बिठा देते हैं गर्म पानी के टब में 1 से 2 घंटे के लिए। तो स्किन बिकम्स द थर्ड किडनी। जो भी चीज बॉडी को नहीं चाहिए, वो क्रिएटिनिन हो सकता है, यूरिया हो सकता है, यूरिक एसिड हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, शुगर हो सकता है, हमें नहीं पता क्या नहीं चाहिए बॉडी को, लेकिन स्किन एक इंटेलिजेंट मीडियम है। स्किन में जब हीट लगती है 40 डिग्री सेल्सियस और वाटर का प्रेशर आता है, ऐसे में अब बॉडी में भी आपके एटमॉस्फेयर प्रेशर ही है प्लस वाटर प्रेशर भी आता है, तो इससे आपके बॉडी में कुछ बदलाव आएंगे और जिससे वो चीज जो बॉडी को नीचे स्किन के रास्ते बाहर निकल जाएगा, तो जिससे पेशेंट ठीक होने लगता है और उसकी डायलिसिस छूटने लगती है। तो ये टेक्निक बड़ा फास्ट तरीका है किडनी पेशेंट को ठीक करने का। ये जो टेक्निक बताया मैंने आपको, इसके अगर आपको टेस्टिमोनियल चाहिए कौन कौन ठीक हुआ और जो स्टडी चाहिए तो ये किताब हमने लॉन्च की थी आज से 2 साल पहले, एंड ट्रांसप्लांट, उसमें दिया हुआ है। यानी कि जितनी बात मैं बता रहा हूँ सब एविडेंस बेस्ड बातें हैं। और आखिरी का 2-3 मिनट और लूंगा, देन क्वेश्चन आंसर है तो दे सकते हैं। जो मैंने आपको बताया आप सबने सुना, आपके माध्यम से पूरे देश दुनिया ने सुना, लेकिन जब उसको करने की बारी आएगी, कभी ऐसा मौका आएगा तो घबरा जाता, अब क्या करूंगा, घबरा के वो करेगा ही नहीं। तो ऐसे में उनके लिए उनको हमारे हॉस्पिटल आने की जरूरत नहीं, मेरे पास भी आने की जरूरत नहीं, हम उनके पास पहुंचेंगे, उनके घर तक पहुंचेंगे। उसके लिए हमने जो अभी आपके माध्यम से देश को बताना चाह रहा हूँ, इसे कहते हैं पीपी मॉडल, पेशेंट सेंट्रिक इलाज। हम अपने हर डॉक्टर को बोलते हैं कि अगर आप चाहते हैं, जो नेचुरोपैथिक हैं, हम नेचुरोपैथिक के जो डॉक्टर्स हैं, नेचुरोपैथ हैं, आप देखेंगे उनका इलाज कितना होता है, 50 रुपये 100 रुपये, तब भी वो बहुत थोड़े से पेशेंट आते हैं उनके पास। लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि अगर एक पेशेंट को आप ठीक करेंगे तो वो 2 पेशेंट लेके आते हैं, 2 पेशेंट को ठीक करेंगे 4 पेशेंट लेके आते हैं। लेकिन ठीक कैसे करेंगे, उसके लिए सपोर्ट सिस्टम हम आपको देंगे, जो हमारे हॉस्पिटल में आपके घर तक देंगे। वो सपोर्ट सिस्टम क्या है, टीटीटी मॉडल। तो पहला है CIM, सर्टिफिकेट इन इंटीग्रेटेड मेडिसिन, ये 3 महीने की ऑनलाइन ट्रेनिंग है। तो ये ऑनलाइन मतलब हर संडे में 2 घंटे ट्रेनिंग है। तो जो मैंने आपको अभी बताया, ये 3 महीने में मैं आपको ट्रेनिंग देता हूँ, वो ट्रेनिंग दूंगा। ये ट्रेनिंग ऑलरेडी चल रही है श्रीधर यूनिवर्सिटी से। हर महीने हमारे डॉक्टर्स या हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको कॉन्टिन्यूअस मेडिकल एजुकेशन मिलता है, और उसके बाद जब वो पूरे ट्रेन हो जाते हैं तो एक खास एग्जाम होता है, एग्जाम वो वियतनाम से होता है। अगर उसमें पास करते हैं तो अपने नाम का कंडीशन वो लगा सकते हैं। तो जब वो ट्रेन हो गए, मान लो हमारा एक स्टूडेंट है जो ट्रेन हो गया, वो छत्तीसगढ़ में रायपुर में बैठा हुआ है फॉर एग्जाम्पल। अब उसका जो पेशेंट आया, पेशेंट जब आएगा तो वो एक इतना बड़ा पोथी लेके आएगा, इन्हीं सारे 30 पैंतरों के एक पूरा एक फाइल लेके आएगा, उसके रिपोर्ट लेके आएगा। और वो जो हमारा जो स्टूडेंट है जो पास आउट हो चुका है, वो उसको नहीं समझ पाएगा शायद, तो वो वीडियो कॉल करेगा। वीडियो कॉल यहीं हमारे ऑफिस में जो हमारे सारे डॉक्टर्स हैं, MBBS MD डॉक्टर्स हैं, वो वीडियो कॉल में पेशेंट से बात करेंगे, हमारा स्टूडेंट वहाँ से बात कराएगा। और साथ में एक सर्किडियन चार्ट बना के देगा, वो 3 मैंने जो स्लाइड दिखा है उसके हिसाब से, उसमें भी हमारे डॉक्टर्स मदद करेंगे यहीं से, और फॉलोअप भी लेंगे। और मान लो किसी भी पेशेंट को कहीं इमरजेंसी आ जाए, उसी पेशेंट तो हमारा इमरजेंसी हेल्पलाइन है जो उस पेशेंट का एक्सेसिबल होगा, जिस इमरजेंसी हेल्पलाइन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू पेशेंट की हाल के हिसाब से उसको क्या करना है वो हम ऑलरेडी करते हैं। तो ये भी मिल जाएगा। यानी कि हमारे जो स्टूडेंट जो सुन रहे हैं मुझे, अगर आप चाहते हैं, जो मुझे सुन रहे हैं और मेरे स्टूडेंट ऑलरेडी हैं, 10,000 स्टूडेंट्स होते हैं, और चाहते हैं कि आप एक क्लिनिशियन बन जाएं, आप एक डायटिशियन बन जाएं, प्रोफेशनली ये काम करना चाहें इन एडिशन टू जो भी आप काम कर रहे हैं, तो अगर आपने CIM का कोर्स किया है या मेरा कोई भी कोर्स किया है, तो बस आप मुझसे जुड़ जाइए। इसे हम बोलते हैं कि brc@home। मुझसे जुड़ने के लिए आपको bishoop.com/clinic में जाकर रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के बाद बड़ी सिंपल एक खास ट्रेनिंग और दूंगा ताकि आप पूरी तरह दुरुस्त हो जाए। फिर आपका पेशेंट आएगा तो वीडियो कॉल से हमसे जुड़ जाएगा। सर्किडियन चार्ट आपको बनाना मैंने सिखाई दिया है, फॉलोअप हम लेंगे, इमरजेंसी हम हैंडल करेंगे। अगर होता क्या है कि जो नेचुरोपैथी जैसे भी हो रहा है सिद्धू जी के साथ, कि पूरा एलोपैथी लॉबी उनके पीछे पड़ गया,
राइट। ऐसे ही होगा कि कोई अगर नेचुरल थोड़ा अच्छा करने लगेगा तो वहाँ का जो CMO है, चीफ मेडिकल ऑफिसर, उसके पीछे बढ़ के उसे ताला लगा देंगे। लेकिन हमारी लीगल टीम है जो आपको सपोर्ट करेगी, जो हमसे जुड़ जाएंगे clinic@home, ताकि आपको कोई तकलीफ ना पहुंचा पाए। तो अब जब पेशेंट ठीक होते हैं हमारे, तो उनका टेस्टिमोनियल हम बनाते हैं और टेस्टिमोनियल अलग अलग सोशल मीडिया में डालते हैं, और डालने के बाद वो लोग और पेशेंट लेके आते हैं। तो इस तरह से ये मॉडल चलना चाहिए ताकि लोग अपने घर पे बैठ के ठीक हुए। जिस प्रकार सिद्धू जी की वाइफ अपने घर पे बैठ के ठीक हुई, मुझसे भी नहीं मिले, फोन पे बात हुई बस, तो ठीक उसी तरह से हर इंसान अपने घर में बैठ के ठीक हो सकता है, बशर्ते कि उसको सपोर्ट के लिए कुछ ना कुछ अपने घर के आसपास कुछ ना कुछ मिल जाए। हमारे 10,000 स्टूडेंट ऑलरेडी हैं, जो स्टूडेंट नहीं है तो वो स्टूडेंट बन सकते हैं। जो स्टूडेंट हैं वो इस लिंक में जाके, जिन्होंने फॉर्म फिल नहीं किया, फिल कर सकते हैं, जो अपने घर पे clinic@home खोलना चाहते हैं। अगर आपका ड्राइंग रूम और एक मोबाइल है तो आप एक क्लिनिक चला सकते हैं, बाकी और भी काम कर सकते हैं साथ साथ में। और इसके अलावा जो हमारे स्टूडेंट नहीं है और स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो वो इस लिंक में जाके 3 महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम कर सकते हैं, और फिर हमारे स्टूडेंट बनने के बाद आप भी प्रैक्टिस में आ सकते हैं। तो खैर इसके साथ ही मैं एक फाइनल चीज के साथ खत्म करूंगा, वो ये, अगर आप यहाँ देख रहे हैं प्रेजेंट इन द सीन इक्वल टू क्राइम कमिटेड, इसको थोड़ा काटना चाहूंगा कि कोई चीज अगर कोई इंसान अगर क्राइम के सीन में मौजूद है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसने क्राइम किया होगा, राइट। ठीक उसी तरह से अगर आपकी बॉडी में कोई एक बैक्टीरिया पाया गया है तो उसी ने वो क्राइम किया है, ऐसा कोई साइंस नहीं अभी तक जो ये पता लगा सके। अगर आपके बॉडी में कोई ट्यूमर पाया गया तो उसी की वजह से आपको दर्द है, तो वो कोई जरूरी नहीं है। इसीलिए MRI हो, CT स्कैन हो, इन पे भरोसा मत कर कीजिए। तो जब भी कभी कोई दिक्कत हो तो जो मैंने 3 ताश के पत्ते बताए वो करेंगे, तो अपने आप वो पेन ठीक होने लगेगा, अपने आप वो चीजें कुछ दिनों में ठीक होने लगेंगी, जो टाइमलाइन मैंने आपको बताया। तो बड़े से बड़े दिखने वाले बीमारियां, उनकी आसान से आसान घर बैठे हुए इलाज हो सकता है, लेकिन वो तब हो सकता है जब ये नॉलेज आप तक पहुंचे या आपकी मदद से लोगों तक पहुंचे। और उसका सबसे आसान तरीका है ये ताश के पत्ते। जिनको ये ताश के पत्ते लेने हैं वो ये mishru.com/shop से ले सकते हैं, और ये एक बार लेके तो जेब में रखिए, कोई हॉस्पिटल मत चाहिए, जाना पड़े तब भी जेब में रखिए, ताकि जब वो आपके पास ताश के पत्ते फेंकेगा ट्रैप, तो आपको पता चल जाएगा कौन सा वाला ट्रैप फेंक रहा है, ताकि आप अपना बचाव कर पाएंगे। विद दिस आज का मेरा जो प्रेजेंटेशन मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, कोई सवाल तो ले सकते हैं। सो दिस इज द होल, थैंक यू।